अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपके साथ ज़रिया आरिफ और मेरे साथ शुएब जनाब। गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी बर्थडे टू आवर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान। ऐसे ही है एग्जैक्टली जी। आज 69 बरस के हो गए हैं हमारे वजीर आजम इमरान खान साहब। आज उनका यौम पैदाइश यानी बर्थडे मनाया जा रहा है। अब अगर उनकी जिंदगी की बात करें तो खेल के मैदान में नाम बनाया और अब एज अ पॉलिटिशियन, एज प्राइम मिनिस्टर, एज अ लीडर जो वो नाम बना रहे हैं कि अब जहां भी जाते हैं सब उनसे हाथ मिलाने की ख्वाहिश रखते हैं। सही। और फिर जब हमने बात की ना कि खेल के मैदान से वो आए सोशल वर्किंग की तरफ और फिर साथ साथ उन्होंने पॉलिटिक्स में अपने कदम रखे। हमने ये भी देखा कि हमारे जो कौमी हीरो इमरान खान साहब हैं उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सी वैसे तो कामयाबियां समेटी हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी के जो उतार चढ़ाव देखे हमने वो भी काबिले दी थे। कैसी रही हमारे लीडर की ज़िंदगी की ये सक्सेस स्टोरी? सो लेट्स हैव अ लुक। आज वज़ीर आज़म इमरान खान की 59वीं सालगिरह मनाई जा रही है। इमरान खान 5 अक्टूबर 1952 को लाहौर में पैदा हुए। इब्तिदाई तालीम पाकिस्तान में हासिल की, फिर तालीम के हुसूल के लिए बरतानिया चले गए। उन्होंने 1975 में बरतानिया की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से फ़िलॉसफ़ी, सियासियात और माशियात के मज़ामीन में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। इमरान खान ने जिस मैदान में भी कदम रखा कामयाबी ने इनके कदम चूमे। 1971 में 18 बरस की उम्र में इंग्लैंड के खिलाफ मैच खेलकर अपने क्रिकेट करियर का आगाज किया और देखते ही देखते इमरान खान दुनियाए क्रिकेट पर छा गए। 1982 में ग्रीन शर्ट्स की कप्तानी संभाली तो 1992 में कौम को क्रिकेट वर्ल्ड कप का तोहफा दिया। क्रिकेट को खैरबाद कह देने के बाद इमरान खान ने समाजी कामों में हिस्सा लेते हुए कैंसर के मरीजों के लिए लाहौर में एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल शौकत खानम मेमोरियल बनाया। इनके समाजी कामों का सिलसिला अब भी जारी है। इमरान खान ने 25 अप्रैल 1996 को तहरीक-ए इंसाफ की बुनियाद रखकर सियासत की दुनिया में कदम रखा। 2002 में मियांवाली से मेंबर कौमी असम्बली मुंतखब हुए। 22 साला मुसलसल जद्दोजहद के बाद 2018 के इंतखाबात में इनकी जमात मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात के तौर पर उभरी और 17 अगस्त 2018 को इमरान खान मुल्क के 22वें वजीर आज़म मुंतखब हो गए। ये थी वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब की ज़िंदगी से मुताल्लिक एक रिपोर्ट। लेकिन अब ज़रा बढ़ते हैं आगे और ज़रियाब से एक सवाल है। कल ज़रियाब गायब थी। गायब इसलिए थी चूँकि इंस्टाग्राम बंद, फेसबुक बंद, व्हाट्सएप बंद, तो आप यानी बंद हो गई थी। मुझे वाकई में ऐसा लग रहा था कि ना जैसे किसी ने मुझे कैद करके रख दी। अच्छा, मजे की बात ये हुई कि ना मैं ना किसी से कांटेक्ट में थी और मैंने जाके उन्हें पिक करना था। मेरे बहुत ही दोस्त हैं, ठीक है। अब मैं उनके ऑफिस के पास पहुंच गई हूँ। मुझे लगा कि चूंकि अपारा में ऑफिस शायद कुछ टेक्निकल बेसिस की वजह से इस वक्त यहाँ पे इंटरनेट काम नहीं कर रहा होगा। मैंने आधे शहर का तवाफ किया कि उनको कॉल कर दूं कि पता चल जाए कि मैं पहुंच गई हूँ, तुम बाहर आ जाओ। फिर पता चलता है कि ना ट्विटर पे लोगों ने अपडेट, क्योंकि सिर्फ ट्विटर एक ऐसी वेबसाइट थी जो कल पाकिस्तान में काम कर रही थी और पता चला कि हाँ जी भाई इंटरनेट सिर्फ किसी एक एरिया में काम नहीं कर रहा, ना व्हाट्सएप चल रहा है, ना फेसबुक, ना इंस्टाग्राम। एग्जैक्टली। तो ट्विटर की आपने बात ही, ट्विटर कह रहा था मैं जीत गया, तुम सब हार गए हो। इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप एंड फेसबुक नहीं, वो वाला टच था हुनरामी साढ़े ते आओ तो लोग इस तरह की मीम्स भी शेयर कर रहे थे। लेकिन नुकसान हुआ, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। एक तरफ तो इसका ये थोड़ा सा फायदा ये कि आपको ना जरा दोस्तों यारों के साथ, घर वालों के साथ बैठने का टाइम मिलता है, वरना आप फोन पे ही लगे रहते हैं। जैसे मेरी अम्मी बहुत ज्यादा शिकायत करते हैं कि मेरे कॉल बैक भी है, फेसबुक तो लगा रहता है। हालांकि मैं इतनी फेसबुक यूज नहीं करता, बट नुकसान हुआ। मार्क ज़करबर्ग $7 बिलियन का नुकसान हुआ इन चंद घंटों में जो बंद रही है फेसबुक। बिल्कुल ऐसा ही है। और उसमें हमने कल देखा भी बहुत इंटरनेशनल जो टीवी से BBC, CNN, वहां
पर तो बारहा उनके हर बुलेटिन में एक बीपर इस पर हो रहा था, श्वेब, इस पर तज्जिया दिया जा रहा था कि आया कि ऐसा हुआ क्या है। क्योंकि बेशक हम ये नहीं कहेंगे कि पाकिस्तान टेक्नोलॉजी की दुनिया में बहुत पीछे रह गए, लेकिन टेक्नोलॉजी की दुनिया के हवाले से अगर हम बात करें ना, तो जो मगरबी ममालिक हैं वो इस दौड़ में बहुत ज्यादा आगे हैं और उनके 80% बिजनेस का जो इन्हिसार है ना, अब वो ऑनलाइन मार्केटिंग की तरफ आ चुका और है। पाकिस्तान में ज़ाहिर है डिजिटल मार्केटिंग की तरफ जा रहा है, दैट्स इज द रीजन नुकसान होता है बहुत ज्यादा। तो चलें जी पढ़ते हैं। लेकिन आगे जाने से पहले वो जो एक जुमला आता है ना, अमूमन लोगों की मिथ है, कोई ऑपरेशन चल रहा है, हाँ, कुछ हो रहा है, बड़ा कुछ पता है कि खास क्या हो रहा हुआ, तुम्हें तो पता होगा, हाँ, तुम्हें नहीं पता। अच्छा, मुझे भी कॉल इसी तरह की आई। चलें, आज दुनिया भर में टीचर्स डे है, यानी उस्ताद को खराज तहसीन पेश करने के लिए यौम असातिज़ा मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद उस्ताद के हुकूक और जो जिम्मेदारी है उनके साथ साथ आलमी मेयार के मुताबिक उन्हें मज़ीद तालीम और रोज़गार के मौके मुहैया करना। इसके साथ साथ हम ये देखते हैं कोविड के माहौल में जब हमने देखा स्कूल जब ऑनलाइन शिफ्ट हुए तो टीचर्स को भी एक नई लर्निंग की तरफ जाना पड़ा, वो डिजिटल लर्निंग की तरफ जाना पड़ा। वो चाहे जूम मीटिंग्स हों, वो चाहे डिफरेंट सॉफ्टवेयर जिनकी मदद से वो बच्चों को पढ़ाते थे, उनके लिए भी पहले वो सीखेंगे, उसके बाद वो बच्चों तक अपनी जो है नॉलेज डिलीवर कर सकेंगे। और एक मसला और भी गुजर आप कुछ स्कूल्स में, स्पेशली प्राइवेट स्कूल्स में, कि उस्ताद को निकाला गया। बहुत से टीचर्स जो हैं उनको जॉबलेस कर दिया गया। ये भी एक बड़ा मसला सामने आया। बहुत से टीचर्स ऐसे जिनको सैलरीज नहीं मिली, क्योंकि ज़ाहिर है जो एडमिनिस्ट्रेशन थी वो ये कहती थी कि जब बच्चे फ़ीस नहीं दे रहे तो हम टीचर्स को सैलरीज कैसे देंगे। तो उस्ताद की ज़िंदगी कोविड में ज़रा सी मुख्तलिफ हुई, और मुश्किल भी हुई यार। बल्कि मौशी तौर पर अगर हम देखें तो असातिज़ा को बहुत तौर पर मौशी इस्तेसाली का सामना करना पड़ा, प्रोटेस्ट किए गए, बहुत कुछ किया गया, फेडरल की सतह पर भी आवाज़ उठाई गई, लेकिन सिचुएशन ही ऐसी थी कि ना समझ आ रहा था कि प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन जो हैं उनके हालात को हम समझ सके, ना ये समझ आ रहा था कि वो असातिज़ा जो कि बेशक स्कूल या कॉलेजेस नहीं जा रहे लेकिन काम कर रहे हैं। तो इसी सिलसिले में हमने एक रिपोर्ट तैयार की है कि असातिज़ा का किरदार मुआशरे में अब तक क्या रहा है। तो ये रिपोर्ट देखिए आप। असातिज़ा को कौम का मेमार कहा जाता है। यही वजह है कि मौलमीन को किसी भी कौम की तामीर और तरक्की में रीढ़ की हड्डी की मानंद तस्वुर किया जाता है। उस्ताद की अजमत न सिर्फ एक मुस्तकिल कदर है बल्कि कोई भी मुआशरा इसे तस्लीम किए बगैर इल्म और तरक्की की एक भी मंजिल तय नहीं कर सकता। असातिज़ा का आलमी दिन हर साल 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, जिसकी इब्तिदा अक़वाम मुत्तहिदा के तहत 1994 में हुई थी। इस दिन कौम के मेमारों को न सिर्फ खराजे तहसीन पेश किया जाता है बल्कि इनके मसाइल को भी उजागर किया जाता है। इस सिलसिले में दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी मुख्तलिफ तकरीबात और सेमिनार का इनेकाद किया जा रहा है। तालीमी माहिरीन का कहना है कि वालिदैन के किरदार से मुआशरे में मुस्बत तरबियत के साथ साथ उस्ताद और शागिर्द के दरमियान ताल्लुक को मजबूत बनाया जा सकता है। जो मुआशरे असातिज़ा को इज्जत देते हैं वही तरक्की की राह पर गामजन होते हैं। शायद यही वजह है उस्ताद को तालिब इल्म के रूहानी बाप का दर्जा भी दिया जाता है। जी, तो ये रिपोर्ट आपने देखी और डेफिनेटली इसके बाद हमें पता चलता है सिर्फ ये रिपोर्ट ही नहीं बल्कि बहुत सारे ऐसे मामलात, ऐसे मौज़ूआत जिससे हम अपने उस्ताद की इसको कहते हैं ना कि उनकी किरदार के हवाले से, उनकी कामयाबियों के हवाले से और जो उनकी खदमात रही हैं हमारे लिए, उसका बिलाशुबा हम देख सकते हैं कि उन्होंने हमारे लिए क्या कुछ किया है। तो आज जो आपके दिल के करीब आपका उस्ताद है, वैसे तो आपके सारे बहुत सारे पीरियड्स लेने के लिए आते हैं, टीचर्स मेल भी होती हैं, फीमेल्स भी होती हैं, लेकिन कोई एक ऐसा होता है जिससे आपको बहुत मोहब्बत। एग्जैक्टली, बिल्कुल। जब बात उस्ताद की है, यानी बात उस शख्सियत की है जो हमारी रहनुमाई करते हैं, तो उस शख्स का जिक्र करते हैं जो पूरे आलम की रहनुमाई करते आए हैं। पाकिस्तान की बिलखुसूस वफाकुल मदारिस अल अरबिया के नौमुंतखब सदर मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का जिक्र करते हैं। आज 78वीं सालगिरह उनकी मनाई जा रही है। 78 बर्थडे आज उनका सेलिब्रेट किया जा रहा है।
तो मुफ्ती तकी उस्मानी नामवर आलिम दीन हैं और यकीनी तौर पर हम सभी जानते हैं कि वो मुतअद्दिद किताबों के मुसन्निफ रह चुके हैं, मतलब कि लिखारी रह चुके हैं। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने 44 से ज़ायद किताबें जो है वो तहरीर की हैं अब तक, और 1981 में वो फेडरल शरीयत कोर्ट में बतौर जज तैनात हुए और एक बड़े अरसे तक, हाँ जी, एक तवील अरसे तक वो इस मनसब पर फायज भी रहे। ताहम पाकिस्तान में इस्लामिक बैंकिंग का निज़ाम मुतारफ करवाने में, इस्लामिक बैंकिंग को इंट्रोड्यूस करवाने में उनका बहुत कलीदी किरदार रहा। एग्जैक्टली, बुनियादी किरदार अदा उन्होंने किया है। इस्लामिक बैंकिंग पर उन्होंने मुतअद्दिद तसानीफ भी तहरीर की हैं। शरीयत कोर्ट, इसमें उन्होंने एक फैसले में बैंक्स में सूद को यानी इंटरेस्ट को इस्लामी निज़ाम के ख़िलाफ़ करार दिया था, और उसके बाद हम देखते हैं अब तो हर बैंक ने, चाहे कन्वेंशनल बैंकिंग की तरफ ही हो लेकिन साथ उसकी ब्रांच ज़रूर होती है इस्लामिक बैंकिंग की तरफ। हम देख रहे हैं कि इस्लामिक बैंकिंग की तरफ रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है। चलें, ये तो हमने मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की बात की, 78वीं सालगिरह। अब बढ़ते हैं आगे और बाकमाल लोग, लाजवाब सर्विस, इसकी बात करते हैं। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस कौमी कैरियर 2 हफ्तावार परवाज़ों के साथ अब कुवैत के लिए फ़्लाइट ऑपरेशन शुरू किया जा रहा है, और ये ऑपरेशन दोबारा किया जा रहा है। बिल्कुल, और हम ये भी देखते हैं कि कुवैती हुकाम जो है उनकी जानिब से पाकिस्तान से आने वाली परवाज़ों पर पाबंदी की वजह से पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस कुवैत जाने के काबिल नहीं थी। ताहम अब ये हालात बेहतरी की जानिब बढ़ रहे हैं, और जो सोर्सेज हैं वो ये बता रहे हैं कि सिविल एविएशन एयर ट्रांसपोर्ट कुवैत के डायरेक्टर जनरल ने पाकिस्तानी हुकाम को आगाह कर दिया इस बारे में कि रियासत कुवैत के डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन के सिक्योरिटी डिपार्टमेंट ने तमाम दस्तावेजात की जांच की है और फिर PIA को कुवैत में बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर परवाजें दोबारा चलाने की मंजूरी भी दे दी है। ये भी उन्होंने कहा कि डायरेक्टर एयर ट्रांसपोर्ट कुवैत ने PIA के फ्लाइट ऑपरेशन शेड्यूल एयरलाइन के स्टेशन मैनेजर से मांगे हैं। अच्छा, ये तो एक ज़बरदस्त खबर कि अब कुवैत जाना नजर आसान हो जाएगा PIA के जरिए। इससे पहले कि बढ़े अगले मौजू की जानिब, व्हिच इज अबाउट कप पाकिस्तान प्रोग्राम, लेट्स टेक अ ब्रेक, विल बी राइट बैक। भर में डेंगू वायरस फिर से सर उठाने लगा है, इसलिए एहतियात लाजिम है। डेंगू की अलामात में तेज बुखार, जिल्द पर खारिश, जिस्म पर सुर्ख धब्बों का नमूदार होना, आंखों, सर और जोड़ों में दर्द महसूस होना, उबकाइयां और कै डेंगू बुखार की अलामात हैं। अगर किसी शख्स में अलामात पाई जाएं, तो फौरन डॉक्टर से रुजू किया जाए। डेंगू से बचाव, डेंगू बुखार से बचाव के लिए शहरी एहतियाती तदाबीर करते हुए घरों में मच्छरदानी के अलावा मच्छरमार स्प्रे और लोशन का इस्तेमाल करें, जबकि इर्द गिर्द के माहौल को साफ रखें, पानी को खुली जगह पर जमा ना होने दें। डेंगू से बचाओ, एहतियात अपनाओ। जी वेलकम बैक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से हम सब हाजिर हैं, और हमने ब्रेक पर जाने से बात की थी पहले कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम के हवाले से, लेकिन हम जब कामयाब जवान कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम के हवाले से बात करते हैं तो उससे थोड़ा सा पीछे चलते हैं कि जिन्होंने टूरिज्म को प्रमोट करने में क्या किरदार अदा किया है, क्योंकि कामयाब पाकिस्तान में कामयाब जवान में सिर्फ हमारे स्टेट के मिनिस्टर्स नहीं आते, हर वो पाकिस्तानी शहरी शामिल है कि जिसने पाकिस्तान को कामयाब बनाने में, इसकी तरक्की में, इसकी फलाह बहबूद में अपना अहम किरदार अदा किया। और एक ऐसे ही शख्स का ताल्लुक है पाकिस्तान से, और हम उन तक पहुंचे नारान में, लेकिन मैं नहीं गई थी, ये मौसूफ गए थे, जाके उनसे इंटरव्यू किया, बातचीत की, पूछा कि भाई यहाँ तक कैसे पहुंचे, क्या विजन था। तो आपने जो रिपोर्ट बनाई बड़ी बेहतरीन बनाई, मैं तो देख चुकी हूँ, जरा व्यूअर्स को दिखाते हैं कि आपकी मुलाकात उनसे कैसी रही। चलें जी। नारान, यहाँ की गहमा गहमी, यहाँ की रौनक, और सिर्फ नारान ही की बात क्यों करें, आस पास के जो इलाके हैं, क्योंकि बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ पर आके ठहरने का दिल चाहता है। दिल तो ये चाहता है कि वहीं पर रह जाएं। शोग्रान, वहाँ जाएं
सिरी पाए जाएं, वहां से आने का दिल नहीं करता। नारान आए, आगे जाएं, रास्ते में लालाजार चले जाएं, वहां से निकलने का दिल भी नहीं करता। फिर इसी तरह से आगे बढ़ते चले जाएं। बहुत खूबसूरत ये इलाका जो डेवलप हुआ, यहाँ पे जिस तरह टूरिज्म को प्रमोट किया गया, जिस तरह टूरिस्ट अब यहाँ पर खींचे चले आते हैं, एक ऐसा शख्स है जिसको सहरा जाता है यहाँ के डेवलपमेंट पर, जिसको सहरा जाता है कि आज यहाँ पर जो लोग आते हैं दुआएं झोलियाँ भर भर के देकर जाते हैं, कि इतना एंजॉय यहाँ पर वो करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर है, डेवलपमेंट है, पीस है। उनका नाम है सेठ मतीउल्लाह। आज उनकी कहानी सुनते हैं। चूँकि नारान ऐसा नहीं था, ये इलाका ऐसा नहीं था, यहाँ डेवलपमेंट नहीं थी। हालात क्या थे, आज हालात क्या हैं, आगे आने वाला मुस्तकबिल नारान का क्या होगा, इसकी बात करते हैं सेठ मतीउल्लाह साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मुझे थोड़ा सा बताएं अपने बारे में। आप थे बालाकोट, जी जी। बालाकोट से नारान की तरफ ये सफ़र क्यों किया, या यूँ कहना चाहिए इस तरफ आपकी निगाह क्यों आई, यहाँ पे आपने डेवलपमेंट का क्यों सोचा, या होटल इंडस्ट्री का क्यों सोचा? असल में सर मैं पाकिस्तान टूरिज्म में मुलाजिम था, अच्छा। वहाँ मुलाजमत करता था, तो मैंने थोड़ा रिसर्च की, लोगों से, अच्छे लोगों से वार्ता पड़ा, तो मैंने कहा चलो अपना तजर्बा शुरू कर देते हैं। ये अपना तजर्बा, नौकरी छोड़ के मैंने अपना तजर्बा शुरू किया। बालाकोट में 5 पार्क होटल बनाया पहले, सही। उसके बाद छोकरान में गया, मुझे तजर्बा हुआ। ये 66 की बात है, 66 में। तो नहीं सर मुझे बताएं, जब आप पहली बार शोगरान गए, वो शोगरान उस वक्त कैसा था? शोगरान में ये था कि माल का क्या कहते हैं, वो जब बाड़ा नहीं होता जिसमें बंदे न गुसल करती हैं, अच्छा वो था ना। शोगरान में तो न बंदा न बंदे की जात थी ना। अच्छा। वहाँ एक फायर रेस्टोरेंट होते थे छोटे छोटे, कोई भी पुराने जमाने के, वो उनमें बाथरूम नहीं होते थे, वो दूसरा पार्ट होता रखा होता था। अच्छा। वो पार्ट रखा होता था, पर उठा के ले जाते बाहर। तो उससे हमने स्टार्ट किया 5 पार्क में। सही है। 5 पार्क का नाम रखा है, उसके 4 कमरे थे, उसके साथ बाथरूम बनाए, उसको स्टार्ट लिया। फिर वहाँ से मैंने, क्योंकि वहाँ कुछ चीज ले जाते थे नहीं, कि वहाँ बांदर और ये बाहर की चीजें ज्यादा थी, इंसान कम थे। तो वहाँ ये जो नारायण का अभी 5 पार्क का लॉन बना हुआ है, ये माल का वो था, बाड़ा बना हुआ था। देखिए वो कितना खूबसूरत लॉन है। अब खूबसूरत बनाया गया है, वो आइडियल मकसद हमने बनाया है कि उसको लॉन बना देते हैं, इतनी जगह फालतू पड़ेगी भी है। तो हमने पहले 4 कमरे से स्टार्ट किया, अभी 120 कमरे हैं माशाल्लाह। अभी तो अल्लाह का बड़ा आसान है माशाल्लाह। लेकिन लोगों को मैंने सिखाया है। फिर मैंने ये लोग, क्योंकि यहाँ 4 कमरे भी आने मुश्किल थे, तो हम कोशिश ये करते थे कि किसी फैमिली बड़ी हो, सही, लेडीज हो, जेंट्स हो, तो हम कम्युनिटी भी कमरा दे देते थे कि यार ये कुछ लोग रौनक के लिए, तो रौनक के लिए आपने लोगों को बुलाया। कोई आने वाला रहे तो सही ना, ये डर तो न कि यहाँ ठहरेंगे तो कोई लूट मार ना कर लेना, क्योंकि जंगल था। बिल्कुल ठीक है। उसके बाद शोगरान में तो आपने माशाल्लाह स्टार्ट किया, फिर शोगरान से आप नारान आए। नहीं, शोगरान से फिर मैंने सिरीपाया स्टार्ट किया। सिरीपाया स्टार्ट किया, पहले रोड बनाया, जीप ट्रैक बनाया। जीप ट्रैक बनाने के बाद मैंने पाकिस्तान के जितने टूर ऑपरेटर थे, जिनके मैं नाम लूँ तो पूरा मेरा आधा घंटा लग जाए, क्योंकि अब तो पूरा पाकिस्तान टूर बन गया, होकर चंद थे, जैसे इकबाल वाजिद शाह, सतारा वाले थे, हिफज वाले थे, दूसरे तीसरे लोग थे। इनको मैंने दावत दी, अच्छा, खाना दिया, और सीढ़ी पाई पे इनको लेकर जीपों पे गया, 2 दिन स्टे दिए इनको अपनी तरफ से, कि यार आप ग्रुप पे थे भेजे। उस वक्त तुम्हारे फॉरेन ग्रुप होते थे ज्यादा, पाकिस्तानी बहुत कम लोग होते थे। उसके बाद हमने ये टूर इनको कराया, जिसको तो ये जहाँ रहे, दिन को इनको बारबेक्यू कराया सीढ़ी पाई पे, रात को नाइट स्टे शोगरान में आके कराई। फिर उसके बाद मैंने शोगरान चलाने के बाद अल्लाह का फजल हुआ, हमने वहाँ कमरे शमरे बनाने, क्योंकि 60-70 कमरे में हमने हमारा अच्छा बिजनेस हो रहा था, सही ठीक हो रहा था, मैंने बेहतरीन बिजनेस किया। उसके बाद जिस वक्त मैंने नारायण का रुख किया, नारायण का 71 में नारायण है। उस वक्त नारायण में क्या था? नारायण में एक समरूक होटल हो रहा था। अच्छा। उसमें भी आग जली, तंदूर में चूल्हे पे आग जली होती थी, लोगों ने पाँव ऐसे बीच में दिए होते थे तंदूर के ऊपर, तो तंदूर नहीं चूल्हा होता था, लेकिन तंदूर आके बना होता था पाँव गर्म करने के लिए, उधर ही पकता था, उधर ही खाते थे। अच्छा। एक बाथरूम था इनका, बाहर बोरियां लगी हुई थी टाट की, तो बाथरूम को यूज करते, बाहर से लोटा पानी भर के ले जाए, या तो ठंडा पानी होता है यूज नहीं कर सकते थे, बिल्कुल बस गुजारा कर लेते थे। कुछ न कुछ 1 लोटा पानी मिलता था। 1 लोटा पानी तो ये गुसल के लिए देते थे ना, ये गुसल करना है या मुँह धोना है, इसके साथ कर लो। 1 लोटा पानी 1 लोटा पानी का 1 लोटा पानी 1971 में। हाँ जी, ये 1 लोटा पानी के देते थे। उसके बाद मैंने यहाँ स्टार्ट लिया न्यू पार्क होटल से, वो बनाया, फिर उसके गीजर लगाए, उसके बाथरूम बनाए, उनमें सिस्टम दिखाया। ये लोग मेरे से पूछने लगे कि गीजर नीचे लगाए, ऊपर पानी कैसे चढ़ेगा?
मैंने कहा ये चढ़ेगा इंशाल्लाह, अल्लाह का नाम लें इंशाल्लाह चढ़ेगा। उसके बाद आस्ते आस्ते लोगों को प्रमोट करने के लिए यहाँ की जो कम्युनिटी है इनका होटलों के साथ लगन नहीं था, अपने इनकी खेती बाड़ी का काम होता था, आलू मटर ये चीजें, मकई। आलू काश्त करने वालों को आपने होटल की तरफ राग़िब कर लिया। लाया अभी आपने देखा कि यहाँ आलू नजर आ रहा है आपको? नहीं नजर आ रहा, होटल ही होटल है। होटल नजर आ रहे हैं। जैसे अभी तो ये बन गया राजा बाजार या लक्ष्मी इतना चौक अच्छा बन है, गया सही ना, बात है। क्योंकि हर बंदे का ध्यान बन गया। बिल्कुल। लेकिन आज वो है नारायण के, आप 5 स्टार होटल कह सकते हैं, 3 स्टार भी कह सकते हैं, लेकिन अल्लाह के फजल से मैंने नहीं देखा कि मैंने जो कमाया है ये टूरिज्म पे लगाया है। जबरदस्त। मैंने किसी की जेब को नहीं देखा, किसी लैंडलॉर्ड को नहीं देखा, जो कमाया इसी पे खर्च कर दिया। और आप जैसे भाई मीडिया वाले, उनको बुलाया, फोटोग्राफी कराई, सारे लोगों को दिखाया कि आए, लोगों को दावत दी, आए नारायण, आए नारायण देखें, कगान देखें। फिर झील से हम लोग रोड पे, मकसद है कि ये वो रोड रास्ता भी आपने बनाया सर? है, ये पीडब्ल्यूडी का रोड है, लेकिन हम खुद बनाते हैं उसको, क्योंकि जीप के लिए, क्योंकि लोग वैसे प्यादे जाते हैं। सर जीप कैसे इंट्रोड्यूस हुई? जीप तो ये लोगों ने पत्थरों पे खड़ी कर दी थी ना। अच्छा, उसके बाद बॉडी उतार के पत्थरों में खड़ी कर दी थी। खड़ी कर दी, क्योंकि सिस्टम ही नहीं होता था। सही है। तो फिर मैंने पेट्रोल इंजन तो मिल नहीं रहे थे, तो फिर मैंने डीजल इंजन जाना, इसके लिए मैंने लॉन्ग टूर रखे। अच्छा, लॉन्ग 20 दिन के लिए फाइनल टूर आते थे। सही। तो उनको साथ कुक, वेटर, हेल्पर सारे रहते थे। 20 दिन का नाजरने के टूर लगाया कराते थे सारे। लेकिन उसके बाद जीपें बनानी सिखाई, मैंने अवार्ड लिया माशाल्लाह। नाव फ्रंटियर ने मुझे अच्छा। इसमें गाड़ी गिफ्ट दी। उसके बाद मुझे कुछ इनाम भी दिया, सही। सर्टिफिकेट भी दिया कि आपने ये जीपें प्रमोट कराई है इलाके में। क्योंकि सर ये हमने देखते आए हैं बचपन में जब थे, और जब भी नारायण का गाना आते थे तो बड़ा एक फैंटेसी होती थी, सर जीप में बैठ के जाएंगे झील सफर में, लगता जीप का सफर होगा। अच्छा, जीपें उस वक्त ही थी, 42 मॉडल, 48 मॉडल, 60 मॉडल, ये गाड़ियाँ उस वक्त ही थी। सही सही। लेकिन गाड़ी ठीक होती थी, इंजन ठीक था, टायर ठीक थे, उसके सारे को ठीक है। बॉडी जो थी वो ड्रामा नहीं होता, ऐसी करती थी ना। अभी मैंने इनको जीप बनाना सिखाया है, सही है। जीपें बना कर इनको दिखाया कि जीप ये चीज होती है। ठीक है। अभी जीप की कीमत और प्राडो की कीमत बराबर है। बिल्कुल ऐसे। लेकिन जिस रोड पे जीप जाती है अभी देखें, जीप का हालत वो रही नहीं है। बिल्कुल। क्योंकि जीप अभी प्राडो के सारा सामान जो है प्राडो का लगाते हैं, इंजन कोस्टर का डालते हैं, प्राडो का डालते हैं, उसका डायरेक्ट ब्रेक होती है, डायरेक्ट पंप होता है, हर चीज उसके होता है। अभी आप जीप पे बैठे और प्राडो पे बैठे, आपको जीप पे ज्यादा मजा आएगा। सही सही। मेरी जिंदगी का ऐसा जो है वो मैंने वक़्फ़ किया हुआ था टूरिज्म के लिए। क्या बात। अभी मैं कोशिश ये करता हूँ कि अल्लाह ताला से दुआ मांगता हूँ कि जो कमी पेशी हुई है अल्लाह ताला मुझे माफ़ करे, किसी के साथ कोताही हो तो उसकी माफ़ी मांगता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे जिंदगी दे। जो जिंदगी है ये टूरिज्म के लिए इंशाल्लाह। सर अब आप यकीन माने कि किसी का रोड ब्लॉक होता है ना, मैं नहीं देखता कि मेरे पास 10,000 रुपये है या नहीं है, मैं उधर पहुँच जाता हूँ। मकसद लोगों को तकलीफ नहीं देता। क्या बात। ये तो खाने की तकलीफ नहीं देता, कोई देखो पानी की जरूरत है, पानी बिल्कुल सही है। ये क्योंकि ये लोग अगर ना आए तो ये कगान वैली में है क्या, भाई पहाड़ के अलावा क्या कुछ। सर मुझे बताएं, अब जब इतने सालों की मेहनत के बाद अब आप जब नारायण से गुजरते हैं, आपके होटल्स भी आप गुजरते हैं यहाँ से, ये गहमा गहमी रौनक देखते हैं, क्या महसूस करते हैं? मुझे तो दिली खुशी हो रही है। मैं तो लोगों को मीडिया पे आपके जरिए मैसेज भेजता हूँ कि आए ये कगान वैली को, इस मौसम का एंजॉयमेंट करें, क्योंकि 14 अगस्त के बाद हमारा किराए वैसे भी 50% हो जाते हैं। जी, तो अभी आपको बराह रास्त ले चलेंगे चेयरमैन पीसीबी रमेश राजा इस वक्त मुखातिब हैं क्रिकेट में, और अपॉर्चुनिटीज़ पहले भी आई थी कि किसी तरह से मैनेजमेंट रोल में आ जाऊं, बट एक दफ़ा मैंने उसका एक्सपीरियंस कर लिया था, तो मैं समझ रहा था कि मेरी कहीं कंट्रीब्यूशन और होनी चाहिए। बट ये एक क्रिकेटर के लिए बड़ा स्पेशल मोमेंट है टू रन द क्रिकेट अफेयर्स, क्योंकि हमारी कोई 74-75 साल की हिस्ट्री में सिर्फ 4 क्रिकेटर्स आए हैं जो कि चेयरमैन के रोल में आए हैं। सो मेरे ऊपर और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और मैं सबको बता चुका हूँ कि जो मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो क्रिकेट है, और जितने भी मेरे ऑफिस में काम कर रहे हैं, मैसेज एक ही है सबको कि जो चाय पिलाने वाले से लेके चेयरमैन फेल होता है अगर पाकिस्तान टीम नंबर 1 नहीं बनती है। सो सबको पहले तो इस चीज़ पे क्लैरिटी चाहिए और ज़ोर लगाना है। कोशिश करेंगे, थोड़ा सा वक्त लगेगा, बिकॉज पीछे से जब तक कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप ठीक नहीं होता है, आपके स्कूल क्रिकेट है, कॉलेज है, आपकी क्लब क्रिकेट है, फर्स्ट क्लास क्रिकेट है, बहुत काम होने वाला है, आपके ग्राउंड्स बनने वाले हैं, तो फिर ही आपको शक्ल जो है वो जो पाकिस्तान टीम की है वो
अच्छी दिखेगी. अभी भी अच्छी है मगर इसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है. मेरे पे इसलिए भी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्योंकि ये क्रिकेट जो है एक बॉन्ड है पाकिस्तान का. सब लोग जो हैं हमें खुशी मिलती है अगर क्रिकेट टीम हमारी अच्छा करती है, अफसरदा हो जाते हैं अगर क्रिकेट ठीक नहीं करती है. उस लिहाज से प्लेयर्स भी जानते हैं ये, और प्लेयर्स को जितना मैंने उनको जाना है पिछले 20-25 साल की कमेंट्री से, इन सबको मैंने देखा हुआ है. मुझे आइडिया है कि कैपेसिटी वाइज क्या और हमें चीज़ें करनी हैं और प्लेयर्स पे किस तरह से मेहनत करनी है. मगर जो ख़ास मकसद मेरा यहाँ पे आने का था जी, वो ये है कि क्रिकेट की इकॉनमी हमें ग्रो करनी है. अगर पाकिस्तान को ग्रेट टैलेंट प्रोड्यूस करना है तो जब तक फाइनेंशियल्स हमारे ठीक नहीं होंगे वो नहीं हो सकता, क्योंकि हर जगह के ऊपर हमें पैसे की ज़रूरत होती है. डायरेक्शन हम प्रोवाइड करेंगे और पीछे से ज़ोर बिज़नेस कम्युनिटी का अगर लगेगा तो विन विन सिचुएशन. कई दफ़ा ऐसा होता है कि आपको आइडिया नहीं होता, बिज़नेस कम्युनिटी भी थोड़ी सी कंफ्यूज रहती है कि अगर हम आएँ तो कैसे आएँ, अपॉर्चुनिटीज़ हैं तो उसको कैसे अवेल करें. हम आपको अपॉर्चुनिटीज़ बताएंगे, हम आपको अपनी प्रॉपर्टीज़ बताएंगे, क्योंकि हो ये रहा है कि हम फॉरेन फंडिंग तो नहीं कहूँगा मैं, आईसीसी की फंडिंग पे इस वक्त हमारी क्रिकेट चल रही है. और मैंने जो बुक्स देखी हैं तो खौफज़दा भी मैं होता हूँ, क्योंकि उसमें हमारा जो लोकल एंटरप्रेन्योर है उसकी कंट्रीब्यूशन बड़ी मिनिमल है. और कभी भी अगर आईसीसी का मूड बनेगा कि जी हम आज आपको 100 रुपये के बजाय 10 रुपये देंगे क्योंकि कोविड की सिचुएशन हो गई है, तो आपकी सिचुएशन बड़ी ख़राब हो जाती है फाइनेंशियल के पॉइंट ऑफ व्यू से. तो फिर आप नर्सरीज़ में पैसा नहीं लगा सकेंगे, फिर क्रिकेटर्स को पैसे नहीं मिलेंगे. तो इस लिहाज से ये ज़रूरी है कि आप और हम एक पेज पे हों. और ये नेशनल स्पिरिट की बात है, ये ऐसा नहीं है कि आप और हम अलग हैं, क्योंकि अगर हमने डिफ़ाइन कर लिया कि क्रिकेट हमारा एक फील गुड फैक्टर क्रिएट करती है और इससे अभी भी माशाल्लाह से इसकी बैकिंग है, इसकी लॉन्गिंग है, इसकी फ़ैन फॉलोइंग है, तो इसमें हमें सबको कंट्रीब्यूट करना है. मगर हो ये रहा है कि हमारा जो क्रिकेट की पाई जो है फाइनेंशियल के पॉइंट ऑफ व्यू से वो 5% है कंपेयर टू आवर नेबरिंग कंट्रीज़ जहाँ पे बहुत मैसिव इंटरेस्ट है. और आप देख लें कि उसी इंटरेस्ट की वजह से और इन्वेस्टमेंट की वजह से टीमें उनकी आगे निकल गई हैं. 2-3 जगहों के ऊपर आपसे मदद की ज़रूरत है, बट जनरली एक जो स्पिरिट है, क्योंकि मुझे ये भी रियलाइज़ हुआ न्यूजीलैंड के पुल आउट होने से और इंग्लैंड के पुल आउट होने से कि 2 वजह से ऐसी कंट्रीज़ जो हैं वो दोबारा से ऐसा स्टेप नहीं ले सकती हैं शायद. एक तो आपकी टीम दुनिया की बेस्ट टीम होगी तो कोई आपको ऐसे यूज़ करके और रद्दी की टोकरी में नहीं फेंक के चला जाएगा. और दूसरा, अगर आपकी क्रिकेट की इकॉनमी स्ट्रांग होगी तो उनके इंटरेस्ट रहेंगे. वो हम पीएसएल के थ्रू कोशिश करते हैं कि इंटरेस्ट इंडिविजुअल लेवल पे बना रहे, बट कलेक्टिवली आई थिंक उस इंटरेस्ट को सस्टेन करने के लिए बड़ा ज़रूरी है कि हमारे पास पैसे हों, हमारी टीम दुनिया की बेस्ट टीम हो, और हमारे क्रिकेट ग्राउंड्स बहुत बेहतर हों, क्योंकि हमने 3 बिड्स के ऊपर जो है आईसीसी में अपनी एप्लीकेशन डाली है. मैं देख रहा था कि बहुत काम होने वाला है स्टेडियम्स के ऊपर भी. इस लिहाज से भी ये मेरा कराची का टूर था जी, ताकि आपके साथ आपकी मैं बात सुन सकूं कि किस तरह से आप आगे आना चाहते हैं, क्या क्या ब्लॉक्स हैं, रोड ब्लॉक्स हैं जिसकी वजह से नई हमारी बिज़नेस कम्युनिटी आती है, और डायरेक्शन ले सकें. सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आप हमें बता सकें कि किस तरह से एक स्पोर्टिंग ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ऊपर जा सकती है टू मैच द लाइक्स ऑफ द एस्टैब्लिश्ड वंस. हमारी क्रिकेट की इकॉनमी में मैं आप चाहता हूँ कि आप इंजेक्शन उसमें भरें, और उसके लिए जो भी आप स्टेप्स हमसे मांगेंगे हम देंगे इंशाल्लाह, और जो आप कर सकेंगे आई एम श्योर कि उसके ऊपर भी एक अगर कलेक्टिव एफर्ट होगा तो हर चीज़ पॉसिबल है. तो ये था जी बड़ी चीज़ें जो थी करने की. बाकी जो हमारी वर्ल्ड कप की तैयारी हो रही है वो तो है, हम कोशिश तो कर रहे हैं कि इंशाल्लाह किसी ना किसी तरह से एक बेहतरीन टीम निकालें. उसमें थोड़ा सा वक्त लगता है, इसलिए कि ये जो चेहरा होता है आपको क्रिकेट टीम का, ये डिपेंडेंट है ऑन द ग्रास रूट वर्क जो कि होता है. वहाँ पे काम उस हिसाब से नहीं हुआ जिस हिसाब से होना है. हमारी स्कूल क्रिकेट अब रिवाइव हो रही है, उसमें
آپ کے انٹرسٹ کی ضرورت ہے. جو انٹرپرینیورز ہیں, جو فائنینشیل ہاؤسز ہیں, کلب کرکٹ ہماری بہت پیچھے رہ گئی ہے, گراؤنڈز نہیں ہیں, پچز جو ہیں ڈراپ ان پچز کی شاید ہمیں ضرورت پڑے گی, کیونکہ پچ جو ہے وہ بیس بنتی ہے آپ کی کرکٹ کی سکسیس کا, آپ کی ٹیکنیک ڈیولپ ہوتی ہے. سو یہ میں زیادہ ڈیٹیلز میں نہیں جانا چاہتا ہوں, بٹ جب تک میں چیئرمین ہوں میری کوشش یہی ہے کہ کرکٹ کے اوپر بات کریں, کیونکہ اگر ٹیم ہماری اچھی کرے گی تو ہم سب جو ہے اوپر جائیں گے, اور پھر اس میں انویسٹمنٹس آٹومیٹکلی آئیں گی. کوئی بھی جو ہے وہ برانڈ دیکھ کے انویسٹمنٹ کرتا ہے, اور ہمارا جو کرکٹ کا جو برانڈ ہے اس کو امپروو ہونا ہے, ہماری ٹیم کو اور بہتر کرنا ہے, ان کو بھی ریئلائزیشن ہے. اینڈ آئی ایم شیور آگے چل کے چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. شروع میں تھوڑی سی ٹربولنس ہوتی ہے, کیونکہ جب ایک نئی آرگنائزیشن دیکھتی ہے چیزوں کو تو وہ ایڈجسٹ کرتی ہے اکارڈنگ کہ آپ کا کیا روڈ میپ ہے, کیا گیم پلان ہے. سو ایک دفعہ ہم پٹری پہ ڈال دیں گے چیزوں کو تو پھر ہم بینیفٹس جو ہیں اس کے ریپ کریں گے آپ اور ہم. سو بہت مجھے خوشی ہوئی ہے, یہ میں نے ایسی رنگ برنگی اسکرین جو ہے تو دیکھی نہیں ہے, اور پتہ نہیں اوپر گئی ہے اسٹاک مارکیٹ یا نہیں, 50 پوائنٹس اوپر گئی ہے شاید, یا جسٹ اباؤٹ دیئر. سو ہوپ فلی زیادہ اوپر نیچے نہیں ہوگی آج ایٹ لیسٹ. بہت بہت شکریہ آپ کا مجھے یہاں بلانے کا. اٹس اے اسپیشل اوکیزن فار می بیکاز آئی ہیو نیور بین ٹو such a wonderful place, and so آگے چل کے میں اور آپ سے پھر اسٹاک ایکسچینج کی کھل کے بات کر سکوں گا, تاکہ تھوڑی سی میں اس کے اوپر اور اپنی اسٹڈی کو اسٹرانگ کروں گا, so I'll be able to contribute more. But thank you so much for inviting me. It's a great honor and a pleasure. Thank you. چیئرمین پی سی بی رمیز راجہ صاحب کراچی میں ایک تقریب سے خطاب کر رہے تھے, اور کرکٹ سے متعلق انہوں نے کہا کہ ان کے آنے کا مقصد, یعنی نہ صرف کراچی آنے کا مقصد بلکہ اس کرسی کو سنبھالنے کا مقصد بھی کرکٹ اکانومی کو فروغ دینا ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ آئی سی سی کنٹرول کرتا ہے ہر معاملہ, اگر آئی سی سی آج فنڈ دینا بند کر دے تو معاملات ٹھپ ہو جائیں گے. آئی سی سی کا موڈ خراب ہو, 100 روپے کے بجائے 10 روپے دے گا تو نہ نرسری کو پیسہ دیا جائے گا, نہ پلیئرز کو پیسہ ملے گا, نہ ہی اسٹیڈیم پر پیسہ ہم لگا پائیں گے. تو انہوں نے بزنس مین سے کہا کہ آپ کو آگے بڑھنا ہے پاکستان کے لیے, کرکٹ کے لیے. تو جب بات ہو رہی ہے پاکستان کی تو یہ بھی بتا دیں کہ وزیراعظم پاکستان عمران خان نے کامیاب پاکستان پروگرام کا افتتاح کیا گزشتہ روز, اور اس پروگرام کے تحت 37 لاکھ گھرانے 1400 ارب روپے کے قرضوں سے مستفید ہوں گے. تو جناب اس پروگرام کے تحت بتایا جا رہا ہے کہ کاروبار کے لیے آپ وداؤٹ ٹیکنگ انٹرسٹ 5 لاکھ تک کا قرض لے سکتے ہیں. لہٰذا کامیاب پاکستان پروگرام کے تحت کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ اس منصوبے سے ملک میں غربت کے خاتمے میں مدد ملے گی. اب کامیاب کسان کے ذریعے کسانوں کو بلا سود قرضے بھی فراہم کیے جائیں گے, اور سستا گھر اسکیم کے تحت اپنا گھر بنانے کے لیے آسان اقساط پر فائنانسنگ کی سہولیات بھی میسر ہوں گی. تو اس تمام تر صورتحال کے پیش نظر ہم نے کوشش کی کہ اسکالرشپ اسکیم اور صحت انصاف کارڈ کو کامیاب پاکستان پروگرام آپ تک پہنچایا جائے, اور اسی پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے ان شعبوں سے وابستہ مختلف شخصیات نے. تو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں یہ کامیاب کسان کے حوالے سے کہ کسان پروگرام میں اس وقت کیا کچھ کیا جا رہا ہے. اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے جمشید اقبال چیمہ صاحب نے, انہیں پروگرام میں شامل گفتگو کرتے ہیں. سر السلام علیکم اینڈ ویری گڈ مارننگ, کیسے ہیں آپ؟ جی میں ٹھیک ہوں الحمدللہ. اچھا جمشید اقبال چیمہ صاحب, کل کا یہ جو پروگرام رہا انتہائی شاندار رہا, بہت سارے پیکیجز جو ہیں وہ عوام کے لیے اناؤنس کیے گئے. کسان کے شعبے میں ذرا واضح الفاظ میں اور آسان انداز میں بتائے گا کہ ہمارے غریب کسان کو, ہمارے مرزائی کو, ان سب لوگوں کو, مزاروں کو پتہ چل جائے کہ اس وقت ان کے لیے کیا کیا پیکیجز موجود ہیں گورنمنٹ کے پاس, کس طرح سے فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا. اس میں بیسیکلی دو بڑی امپارٹنٹ چیزیں ہیں. ایک یہ ہوتا ہے کہ جب کسان فصل کاشت کرتا ہے تو اس کو بیج کے لیے, کھاد کے لیے, پیسٹی سائڈ کے لیے, اس کو پانی دینے کے لیے پیسے چاہیے ہوتے ہیں, اور وہ جو آڑتی سے یا مڈل مین سے پیسے لیتا ہے تو وہ تقریباً 6 مہینے کا جو ایوریج لون نظر آتا ہے اس کو, کوئی 4 مہینے کا, 6 مہینے کا, وہ 24% پہ ہوتا ہے. اب ہماری گورنمنٹ نے 2 لاکھ روپیہ فی کسان دیا ہے لون, جو انٹرسٹ فری ہے. انٹرسٹ فری لون آپ کریں 2 لاکھ روپے تک, 1.5 لاکھ روپیہ فصل کے لیے اور 2 لاکھ روپیہ مشینری کے لیے. تو 3.5 لاکھ روپیہ ایک کسان لے سکتا ہے انٹرسٹ فری, اور وہ سال بعد ایک بار جمع کرائے گا تو دوبارہ اس کو انٹرسٹ فری مل جائے گا. اس کا مطلب ہے کہ 3.5 لاکھ روپیہ فی کسان یہ مدد ہو جائے گی ہر چھوٹے کسان کی
फॉर द लॉन्ग टर्म के साल में एक बार जमा कराया करेगा और ये 6 महीने बाद जमा कराएगा, दोबारा ले लेगा, 6 महीने बाद दोबारा जमा कराएगा और ले लेगा, और इंटरेस्ट उसका जितना भी होगा वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो बर्दाश्त करेगी। सो किसान का जो सबसे बड़ा इशू था वो ये था कि वो हाई क्वालिटी इनपुट्स या सफिशिएंट इनपुट्स नहीं खरीद सकता था, और अगर खरीदने की कोशिश करता था तो क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ भी था उसका, और सेकेंडली कि महंगे बहुत थे। ऑलमोस्ट फॉर 6 मंथ, 4 मंथ, 5 मंथ के लिए वो 24% उसको ऑलमोस्ट 4, 5, 6% पर मंथ के हिसाब से आपकी आवाज में देते थे। मुसलसल डिस्टॉर्शन के बायस हमारे वो व्यूअर जिनके रहनुमाई हम आपके तवज्जुह से करना चाह रहे हैं वो सुन नहीं पा रहे। कॉल आपको दोबारा की जा रही है, दोबारा से आपसे राब्ता करके हम इसी पर यहीं से बात को कंटिन्यू करेंगे। जो आपने बताया ना कि इस वक्त जो बिला सूद कर्जा किसानों को फ्राहम किया जा रहा है, शुएब वो 3 लाख की अमाउंट बताई जा रही है, 3.5 लाख की, कि ये कर्जा आप ले सकते हैं 1 साल के अंदर, और अगर 1 साल के खत्म होने पर आप ये लिया गया कर्जा वापस कर देते हैं तो दूसरे साल में आप वो कर्जा दोबारा ले सकते और हैं। चूंकि ज़ाहिर है सारे प्लान में, सारे प्रोग्राम में पार्टनर्स दरकार होते हैं, तो पार्टनर्स अगर उस तरह के निज़ाम में हो जब इंटरेस्ट बेस्ड हो तो वो इंटरेस्ट गवर्नमेंट पे करेगी। ये ज़रा समझते हैं आगे चल के दोबारा जब उनसे रब्ता होगा, क्योंकि उन्होंने कहा है 3.5 लाख रुपए तक कर्ज लिया जा सकता है, चाहे 6 महीने में वापस करें, साल में वापस करें, वापस करने के बाद दोबारा कर्ज ले सकते हैं। ऑलरेडी पाकिस्तान के बहुत से गाँव देहातों में अखुवत एक एज अ पार्टनर मौजूद है गवर्नमेंट के साथ, और इस पर कर्ज दिया जा रहा है किसानों को। उसकी फिगर थोड़ी सी डिफरेंट थी, मैं इसलिए जा रहा था पूछूं इनसे कि व्हाट्स न्यू नाउ, बिकॉज ऑलरेडी पाकिस्तान के तरीके से गवर्नमेंट ने ये प्लान्स इनिशिएट किए हैं, बट अभी चूंकि ज़रा कल कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम लॉन्च किया गया है तो डेफिनेटली इसमें कुछ नई चीज़ें ऐड की गई होंगी। तो वो क्या है इस पर हम उनसे बात करते हैं जैसे हमारा राब्ता उनसे बहाल होता है, बिकॉज ये जानना बड़ा ज़रूरी है उन तमाम लोगों के लिए, उन तमाम पाकिस्तानियों के लिए जो इकॉनमी में रीढ़ की हड्डी हैं। दैट मीन्स हमारे किसान, और जब किसान को वो चाहे हाइब्रिड बीज लेना हो, खाद लेनी हो या और कोई मसला हो, वो आज इस तरह से कर्जा लें कि कोई सूद ना हो। लाख रुपए ले रहे हैं, 2 लाख रुपए ले रहे हैं, विदाउट एनी इंटरेस्ट वापस करते हैं। और ना सिर्फ किसान बल्कि वहाँ के जवान, वहाँ के नौजवान, अगर किसी ने कोई ट्रेनिंग हासिल करनी है, कोई वोकेशनल ट्रेनिंग हासिल करनी है तो वो भी इसी तरह बिला सूद कर्जा ले सकता है। मैं फिर कहूँगा कि विद पार्टनर्स ये हो पाता है, अकेला इंसान या गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पाती, जब पार्टनर्स साथ मिलते हैं तो इसी तरह से मामला आगे बढ़ते हैं। और एक बार फिर से जमशेद इकबाल चीमा साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सर बहुत शुक्रिया एक बार फिर से वक्त देने के लिए, माजरत कबूल कीजिए पहले तो। दूसरा हम वहीं से बात कंटिन्यू करेंगे जहां से आप बता रहे थे कि किस तरह से अब आसान कर्जे लिए जा सकते हैं और किस टेन्योर के साथ ये वापस किए जा सकते हैं। मैं कह रहा था कि बेसिकली किसान की सबसे बड़ी लिमिटेशन ये थी कि वो इनपुट्स जो हैं, खाद है, बीज है, दवाई है, ये इनके लिए उसके पास पैसे नहीं होते थे, और वो आड़ती को से लेता था तो आड़ती अपनी मर्जी का उसको प्रोडक्ट देता था और उसके तकरीबन 24-25%, 30% 6 महीने में या 4 महीने में उसे एक्स्ट्रा चार्ज करता था। सो ही वाज गेटिंग सेटबैक फ्रॉम 2 साइड्स। एक ये कि उसको महंगा मिलता था, इनपुट्स महंगे मिलते थे, और दूसरा ये कि हाई क्वालिटी नहीं मिलते थे, अप टू मार्क नहीं मिलते थे। अब उसको 1.5 लाख रुपया इनपुट्स के लिए मिल गया, और सेकंड ये था कि मशीनरी के लिए, मशीनरी जो है किसान नहीं खरीद सकता था, और आजकल लेबर की जो तनख्वाह हो गई है वो 1000 रुपया, 1100 रुपये पर डे हो गया है। 1100 रुपये पर डे दे के लेबर को तो किसान के लिए सेविंग बड़ा मुश्किल है, और जब भी उसे हार्वेस्टिंग या दूसरे जो डे टू डे ऑपरेशन हैं उसके लेबर चाहिए तो वो उसके लिए बड़ी इनएबिलिटी हो जाती है। लिहाजा हम मशीनरी दे रहे हैं किसानों को आधी कीमत पे, और उस आधी कीमत के लिए 2 लाख रुपया हर किसान को कर्जा दे रहे हैं, जो कि लॉन्ग टर्म बेसिस पे वापस करेगा। बाकी जो इनपुट्स के लिए पैसे हैं, 1 साल में वापस नहीं करना, इनपुट्स के लिए पैसे 1 साल में वापस करेगा, और मशीनरी लॉन्ग टर्म बेसिस पे वापस करेगा। मंथली किस्तें होंगी या क्वार्टरली किस्तें होंगी, और जो 1 साल बाद वापस करेगा किसान इनपुट्स के लिए पैसे, वो दोबारा अगले दिन ही दोबारा ले सकता है। लिहाजा जो 1.5 लाख रुपये उसको जाएगा वो तकरीबन 1.5 लाख रुपया प्लस माइनस उसी के पास रहेगा, साल में एक बार जमा कराया करेगा और उसको दोबारा, और ये टोटली इंटरेस्ट फ्री होगा। उसका इंटरेस्ट जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बर्दाश्त करेगी। लिहाजा अगर आप देखें पिछले कई टेन्योर देखें, 4, 5, 6, 7 टेन्योर, ये मुझे जितना मतलब 1980-90 से मैं देख रहा हूँ, 30 साल में कभी इस तरह नहीं हुआ कि किसान को इंटरेस्ट फ्री कर्जा मिला हो, और उतना मिला हो कि जितना उसको टोटल इनपुट चाहिए। ये भी बताइएगा, कुछ प्रोग्राम्स तो ऐसे हैं कि जिनको रिन्यू करके इस फेज में एक बार फिर से शामिल किया गया है, क्या कुछ नए प्रोग्राम्स भी हैं जो कि किसानों की सहूलियात के लिए कल के दिन अनाउंस किए गए हैं? और वो ऐसा कौन सी पोर्टल है या कौन सा ऐसा डेस्क है कि जहां पर जाके वो इस बारे में आगाही ले सके? पोर्टल तो उसके लिए बनाया गया है कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस में और वज़ीर-ए-आला हाउस में
ठीक। इसके लिए आप कह लें स्पेशल पोर्टल किसान के लिए मुकर्रर किया गया है कि उससे अगर ओवर बिलिंग हो, उसका जानवर चोरी हो, उसका पैसे चोरी हो, उसके इनपुट ठीक ना मिले, तो वो उस पोर्टल पे चला जाए और वहाँ पे तकरीबन 150 ऑफिसर मुकर्रर किया गया उन पोर्टल्स पे कि जो उसकी शिकायत को एड्रेस करेंगे। अब 150 ऑफिसर अगर एक्सक्लूसिव किसानों के लिए मुकर्रर कर दिया गया है तो 83 लाख जो किसान हैं उनको कर्जे दे दिए गए। जी ठीक है, थैंक यू वेरी मच सर, साथ मौजूद थे आप। और किसानों को किस तरह से कर्ज दिया जाएगा, कैसे उनके मसाइल को हल किया जाएगा, इससे मुतालिक आप गुफ्तगू कर रहे थे। नाज़रीन बढ़ते हैं आगे और अब हम बात करते हैं नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी की, और उनके तर्जुमान आसिम शौकत अली साहब ने हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया। आसिम साहब थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। आसिम साहब, जिस वक्त ये अथॉरिटी बनी, जिस वक्त नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम का ऐलान किया गया, उसके बाद हमने देखा कि पहले टियर 1, टियर 2, टियर 3, फिर एक टियर ऐड किया, टियर 0, माइक्रो फाइनेंस बैंक्स ऐड किए गए उसमें, जिसमें बिलखुसूस उस तबके को हिट किया गया कि अच्छा जो बिल्कुल ही हम देखते हैं ना कि गरीब तबका कि वो भी अपना घर बना सकेगा, उसकी भी अपनी छत होगी, वो जो ख्वाब वो देखता था अपने घर का, अपने ठिकाने का, वो ख्वाब जो है वो पूरा होगा। सर थोड़ा सा बताएंगे, वो टियर 0 तो ऑलरेडी अनाउंस था, कल के दिन कामयाब पाकिस्तान का प्रोग्राम, इसमें क्या चीज़ें नई हैं जो ऐड हुई हैं? बहुत शुक्रिया हमज़ा आपका। और देखें, आपने अपने इंट्रो में बड़ा अच्छा उसको एक्सप्लेन किया कि कहाँ तक हम पहुँच चुके थे और अब कल जो एक नए सफ़र का आगाज़ हुआ है वो हमने क्या नई जिद्दत इसमें पैदा की है। अच्छा देखें, इसमें जो 2-3 बड़ी यूनिक डेवलपमेंट्स हुई, उनमें एक तो ये था कि बिल्कुल निचले तबके को अकोमोडेट करने के लिए और उनके सर पर छत मुहैया करने के लिए टियर 0 जो है सस्ते घरों के लिए वो ऐड किया गया। बिल्कुल। टियर 0 से मुराद ये है कि आपको 20 लाख तक कर्जे दिए जाएंगे और उसकी खूबसूरती ये है कि ये बिला सूद कर्जे होंगे पहले 5 साल के लिए, यानी कि आपको 20 लाख तक जो कर्जा दिया जाएगा उसके ऊपर जो भी सूद होगा, जो भी मार्कअप होगा, वो हुकूमत पाकिस्तान बर्दाश्त करेगी, लेकिन जो सर्विस चार्जेस होंगे बैंक के या जो वकला के वो 2%, जस्ट 2%, मार्केट में ये रेट 11 से 12% है, वो सिर्फ 2% जो है वो एप्लीकेंट को देना पड़ेगा और उसको ये फैसिलिटी मुहैया की जाएगी कि पहले 5 साल वो सिर्फ 2% देगा, अगले 5 साल वो सिर्फ 3% देगा, उससे अगले 5 साल वो 4% देगा और इस तरह ये जो है आगे चलेगा। और 20 साल के अंदर अंदर अगर आप देखें इसकी किस्त तो तकरीबन अगर आप 10 लाख रुपया लेते हैं तो 5,000 रुपये माहाना किस्त, और अगर आप 20 लाख रुपया लेते हैं तो सिर्फ 10,000 रुपये माहाना किस्त। खूबसूरती ये है कि अगर इसको आप कन्वर्ट करें किराए में तो गरीब आदमी यही किराया या इससे दुगना किराया जो है वो सारी जिंदगी किसी के घर में देता रहता है और आखिर तक उसका घर अपना नहीं बनता। यहाँ पर वो 10 साल में, 15 साल में या एट द मोस्ट 20 साल में 5,000 रुपया या 10,000 रुपया किराया देकर वो अपने घर का खुद मालिक बन सकता है। इसमें कोई शक नहीं सर, ये बड़ी है। जबरदस्त बात, बड़ी खूबसूरत बात है कि वो किराए के मकान में रहने वाला अपना घर बनाएगा, वही किराया वो रेंट में देगा और चंद साल बाद वो घर अपना होगा। लेकिन सर इसमें जो किस्त की रकम है वो मेंशन करना बड़ा जरूरी है कि सिर्फ 5,000 से लेकर 10,000 तक जो किस्त है, जो कि एक आम आदमी मजबूरन किराए की मद में निकालता है, इंस्टॉलमेंट देगा, घर के लिए दे रहा है। ठीक है सर, ये अब मुझे सर बताएगा कि टियर 0 की अब तक कितनी एप्लीकेशंस हैं जो कि एंटरटेन हो चुकी हैं, अच्छा अप्रूव्ड हो चुकी हैं? हाँ, ये है कि कल इसको बाकायदा कर दिया गया है। इससे पहले तकरीबन 15 से 16,000 घर जो हैं वो अखुवत के तहत टियर 0 में कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें लोग अभी रह रहे हैं। अच्छा। इसके अंदर कोई जगह की कोई लिमिटेशन या स्पेसिफिकेशन नहीं होती। जो भी लोग जिनको 5 लाख, 6 लाख, 10 लाख, 15 लाख चाहिए होता है, जिनके पास जमीन है, वो अपना घर बनाना चाहते हैं सादे से ज्यादा, सादे से सादा और कम से कम मुद्दत में, वो जगह, सॉरी टू इंटरप्ट, वो जगह, वो लैंड, वो प्लॉट कहीं पर भी हो सकता है सर? जी, पूरे मुल्क में वो कहीं भी हो सकता है। कोई भी गरीब आदमी जिसके ऊपर किसी गांव में, किसी शहर में कहीं भी जमीन का छोटा सा टुकड़ा, ज्यादा बड़ा टुकड़ा वो जिसके ऊपर वो दीवारें चुन के अपनी छत डालना चाहता है और वो अपनी अकोमोडेशन बनाना चाहता है, हुकूमत पाकिस्तान उसको बिला सूद कर्जे देगी या 2% पे या 3% के ऊपर जो उसके सर्विस चार्जेस होंगे, और उसके अंदर उसकी मर्जी के मुताबिक 5 साल, 10 साल, 15 साल या 20 साल की एक साथ हो सकती हैं, जो उसकी कन्वीनियंस हो और उसके मुताबिक वो अपने घर का मालिक बन सकता है। सर आपने कहा कि 15 से 16,000 घर तामीर अखुवत के जरिए हो चुके हैं। सर मैं जानना आपसे चाह रहा हूँ टोटल एप्लीकेशंस अब तक कितनी आई? बिकॉज अरे कुछ वक्त हो गया इस प्रोग्राम को लॉन्च किए हुए टियर 0 को।
अच्छा अच्छा, देखें टियर 0 से तो मैं अभी एग्जैक्ट नहीं बता सकता, लेकिन ओवरऑल लो कॉस्ट हाउसिंग यूनिट के लिए 20 लाख एप्लीकेशंस आई थी, जो कि इस वक्त प्रोसेस के मरहले में है। उसमें मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में बताया था कि फिल्ट्रेशन का एक प्रोसेस है। कोशिश हमारी ये होती है कि कोई आदमी झूठ से, धोखाधड़ी से, कोई अमीर आदमी या कोई फ्रॉडुलेंट आदमी जो है वो गरीब आदमी का हक ना मार ले। वो फिल्टर के प्रोसेस से गुजर रही हैं। प्रोसीजर ये है कि जहां जहां हमारे यूनिट्स अलाउंस होते जाते हैं, लो कॉस्ट हाउसिंग यूनिट्स, वहां हम अपने मेंबर्स को लेटर भेजते हैं कि आपने यहां घर के लिए अप्लाई किया था, यहां अब घर अवेलेबल है, क्या आप अभी भी अपना कंसेंट शो करते हैं यहां घर लेने पे? जब वो अपना कंसेंट शो कर देते हैं तो बैलेटिंग में उनका नाम आ जाता है। वंस बैलेट में उनका नाम आ जाता है, उसके बाद वो बैंकेबल क्लाइंट बन जाते हैं, और 1 से 1.5 साल के बाद जब उनको घर मिल जाएगा, घर मिलने के बाद उस घर में शिफ्ट होने के बाद वो अपनी किस्त जो है वो वापस बैंक को देने का सिलसिला शुरू करेंगे। एक चीज और सर, यहाँ इसी से ना जी, एक चीज आप चूंकि वो ज़ाहिर है वो बात की ना बैलेटिंग वाली सर, तो क्या ये जरा पाकिस्तानियों को समझाएं कि क्या जिन लोगों ने वो इस साल 1.5-2 साल पहले फॉर्म दिए थे सिर्फ वही एलिजिबल हैं इस टियर 0 के लिए, अभी दोबारा भी गवर्नमेंट कोई प्लान ऐसा लेकर आ रही है कि नई लैंड ली जाएगी कि वहां पर आप लोग नए प्रोजेक्ट्स लेकर आएंगे कि वहां पर अब भी कोई पाकिस्तानी अप्लाई कर सकता है? बिल्कुल, वेरी गुड क्वेश्चन हमजा और दरियाब, आप दोनों का। देखें, ये जो 20 लाख एप्लीकेंट्स थे ना, हमने तो इंशाल्लाह 50 लाख घर बनाने हैं। 20 लाख एप्लीकेंट्स में उन लोगों को घर मिलता है जो बैंकेबल होते हैं। बैंकेबल के लिए मैं बिल्कुल मुख्तसर बता दूं, बैंकेबल में वो लोग होते हैं जिनके पास पहले कोई घर ना हो, जो बहुत अमीर लोग ना हो। अभी हम जिस बेल्ट को केटर कर रहे हैं लो कॉस्ट हाउसिंग यूनिट में, वो हैं जो 20 से 40 हज़ार रुपया महाना कमाते हैं। उसके अंदर उनके कोई एग्जेक्टिव क्लास सर्विसेज ना ली हो, फॉरेन ट्रेवल्स ना हो, वो एंटी पाकिस्तान एक्टिविटीज में मुलव्वस ना हो, और बैंक हिस्ट्री में डिफॉल्ट ना कर गए हों। वंस दे आर डिक्लेयर्ड बैंकेबल, ये ऑटोमेटिकली एक लेजिबल एप्लीकेंट बन जाता है। फिर पूरे पाकिस्तान में जहां इन्होंने अप्लाई किया होता है, वहां जब घर हमारे बन रहे हैं, हम इनसे राब्ते में आ जाते हैं। ये टोटल कुल मिला के 20 लाख में से 4 से 5 लाख लोग हैं। अब इसके बाद पूरे पाकिस्तान में प्राइवेट बिल्डर्स जो हैं नेगोशिएटेड प्रोक्योरमेंट पॉलिसी के तहत हमसे राब्ता में हैं, और तकरीबन 30 लाख घरों की ऑफर आ चुकी है। वो चाह रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान में घर बनाएं, जहां जहां जमीन एक्वायर हो रही है, जहां जहां तो हम आसिम एनओसी साहब, दे रहे हैं। ये भी बताइए कि आपने जो एक प्रोसीजर बताया ना कि बैंकेबल होना या ना होना, और फिर ये भी देखना है कि वो किसी न किसी एक्टिविटी में मुलव्वस तो नहीं रहे हैं, इस पूरी प्रोसीजर को कितना टाइम लगता है? मतलब आज मैं अगर जाकर किसी की एप्लीकेशन जमा करवाती हूँ तो क्या कितना वक्त दरकार होगा और उसकी एप्लीकेशन अप्रूव होगी और फिर वो बैंक का लोन उसको मिल जाएगा कैश की सूरत में? अच्छा, ये 2-3 चीजें हैं। एक तो है अपना लो कॉस्ट हाउसिंग यूनिट के लिए एप्लीकेंट। मैं आपके पिछले सवाल का जवाब पूरा कर दूं। उन्होंने पूछा था क्या दोबारा कोई रजिस्ट्रेशन होगी? यस, बहुत जल्द हम दोबारा रजिस्ट्रेशन की तरफ जा रहे हैं। डेट अनाउंस कर दें सर। जी बिल्कुल, हाँ, हो सकता है कि ये अगले ही महीने हम रजिस्ट्रेशन की तरफ चले जाएं। दूसरी बात ये कि ये रजिस्ट्रेशन इंशाल्लाह अपना नैफडा की जो लीडरशिप है वो कोशिश कर रही है कि ये रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट हो गरीब आदमी के लिए। नंबर 2, ये रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन होगी ताकि वो अपना स्टेटस भी कर सके। पहला तो सवाल आपका ये हो गया। दूसरा आपका क्या सवाल, कितनी देर लग जाती है? देखें, 2 किस्म की एप्लीकेशंस आती हैं। सर इस पर जरूर बात कीजिएगा, क्योंकि ज़ाहिर है आपसे अब गुफ्तगू ऐसे हम कर रहे हैं कि बहुत डेवलपर तो एक ब्रेक लेते हैं, कंटिन्यू करते हैं इस डिस्कशन को जो सर बात मुकम्मल कर रहे हैं, क्योंकि न्यूज़ ब्रेक लेना बड़ा जरूरी है। स्टे विद अस। ठीक। जी, वेलकम बैक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से हाजिर हैं, और ब्रेक से पहले हम गए थे तो एक मेहमान को अपने साथ स्टूडियो में बिठा कर छोड़ के चले गए थे कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो कि आपके साथ शेयर करनी है नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोजेक्ट के सिलसिले में। तो जनाब आसिम शौकत अली साहब, स्पोक्स पर्सन नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी, हमारे साथ एक बार फिर से मौजूद है। आसिम साहब, हम लोग बात कर रहे थे उस प्रोसीजर के हवाले से कि अगर फर्ज करे मैं ही वो शख्स हूं जाकर मैंने अपने लिए कोई एप्लीकेशन जमा करवानी है, आपने कहा कि अगर हम टियर 0 के हवाले से भी बात करें, अगर वो एलिजिबल है, बैंकेबल नहीं है, उसने कोई लोन नहीं लिया हुआ, कोई फॉरेन ट्रिप नहीं किया हुआ, इस सारे अमल को मुकम्मल होने में कितना वक्त दरकार होता है? कब जाके उसका लोन अप्रूव होगा और उसके हाथ में वो रकम आएगी? अच्छा, गुड क्वेश्चन है। इसको थोड़ा सा बाइफरकेट कर लेते हैं। 2 किस्म की एप्लीकेशंस आती हैं। एक आती है सस्ते घर के लिए, और दूसरी आती है GMSS, गवर्नमेंट मार्कअप सब्सिडी स्कीम, सस्ते कर्जे के लिए, जो टियर 2 और टियर 3 के लोग देते हैं। बैंक को
को जो हम कर रहे हैं लोगों को आसानियां करने के लिए, जैसा कि कल प्राइम मिनिस्टर ने बताया कि ये एक यूनिक आइडिया था। आज से पहले बैंक या तो अपने एम्प्लॉयज को कर्जा देते थे या फिर वो अमीर लोगों को, इंडस्ट्रियलिस्ट को कर्जा देते थे। ये एक बड़ा नया और एक मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट था कि गरीब आदमी को ही नहीं बल्कि निचले तबके के लोगों को कर्जा दिया जाए। उसके लिए बैंक को एक ट्रेनिंग से गुजरना था। एक तो पहले माइंडसेट चेंज करना था, फिर नया स्टाफ हायर करना था, फिर नए स्टाफ की ट्रेनिंग करानी थी, फिर बहुत सारा पेपर और लीगल फ्रेमवर्क कंप्लीट करना था, फोरक्लोजर लॉ थे। अब जाके जो 2-3 मेजर डेवलपमेंट्स हुई हैं उसमें ये कि हमने फॉर्म को आसान कर दिया है और एक सिंगल पेज फॉर्म इंट्रोड्यूस कराया है। दूसरा ये कि बैंक अब बाउंड है, जिस दिन आपका फॉर्म सबमिट होता है, सबमिशन से 30 दिनों के अंदर अंदर, इन जस्ट 1 मंथ, बैंक जो है वो आपको हाँ या ना अपनी विलिंगनेस शो करता है या अदरवाइज, ठीक है, 1 महीने के अंदर अंदर आपके कर्जे का आपको स्टेटस पता लग जाता है। दूसरी बात है सस्ते घर के एप्लीकेशन के लिए। देखें, इसमें 2-3 चीजें करती हैं। अगर तो सस्ता घर आपने किसी जगह पर अप्लाई किया हुआ है, आप टियर 1 में, तो उसमें इसकी अवेलेबिलिटी जैसे ही आप बैंकेबल डिक्लेयर होते हैं तो उसके बाद आपको बता दिया जाएगा। वो आपके 2 से 3 माह के अंदर अंदर वो प्रोसेस हो जाता है। ठीक है, और फिर दोबारा आपका केस बैंक को चला जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद बैंक 1 महीने में दोबारा आपको क्लियर करता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। थैंक यू सर, आपने क्विकली हमें ब्रीफ किया, चूंकि हमें फौरन से आगे बढ़ना है बिकॉज वी हैव अनदर स्टोरी जिस पे हमने बात करनी थी। नाज़रीन, बढ़ते हैं क्विकली आगे और जो सिचुएशन है रीजन की उसकी बात करते हैं। हम मुल्क अफगानिस्तान का जिक्र करते हैं जहां अबूरी काबीना में मजीद इजाफा किया गया है। और इसके अलावा इस वक्त पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जो अफगानिस्तान के मसले पर दुनिया की मुसलसल तवज्जो दिला रहा है और मुसलसल बावर करा रहा है कि इस वक्त अफगानिस्तान को तनहा छोड़ना खित्ते के मफाद में नहीं है। और जो 3-4 रोज पहले इमरान खान साहब ने एक अहम इंटरव्यू दिया तुर्क टीवी को, जिसमें उन्होंने कहा कि टीटीपी के कुछ फैक्शंस के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं। आज हम उस पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है सिक्योरिटी एडवाइजर मुईद यूसुफ साहब ने। मुईद साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। मुईद साहब, पहले टीटीपी से मुज़ाकरात की जो बात इमरान खान साहब ने की उस पर प्लीज एलेबोरेट कीजिएगा, चूंकि वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब ने कहा कि उनके इल्म में नहीं है कि मुज़ाकरात किस लेवल पर हो रहे हैं। तो आप प्लीज बताइएगा डॉक्टर साहब के मुज़ाकरात किस लेवल पर हैं, अफगानिस्तान का क्या रोल है इसमें, अफगान तालिबान का क्या रोल है इसमें, हम कहां खड़े हैं इस वक्त? शुक्रिया जी। देखिए, ये बात बहुत आगे चली गई है और ठीक है, बिकॉज वज़ीर साहब ने ये बात की है तो उस पर बहस व मुबाहिसा, उस पर डिस्कशन होनी चाहिए बिकॉज ये एक इतना बड़ा इशू है। तमाम कौम की बाइन के साथ ही ये फैसला होगा अगर हम आगे जाएंगे। अभी जो सूरत हाल है उसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई फैसला हो गया कि उन लोगों को एमनेस्टी को मामला आगे चल पड़ा। देखिए, कोई भी रियासत है, अगर कोई भटके हुए लोग हैं, इनका ऐसा दहशतगर्दी का ट्रैक रिकॉर्ड है, अगर आपने आगे चलना है तो आप तमाम लोगों को गोली का निशाना तो नहीं बनाएंगे। तो किसी ना किसी पॉइंट पे किसी जाविये से बातचीत तो होगी, लेकिन क्या कोई फैसला हो गया पसे पर्दा? बिल्कुल नहीं। क्या मुज़ाकरात ऐसे हो गए कि तय पा गया कि किस तरफ जाना है? बिल्कुल नहीं। क्या ये फैसला हो गया कि पाकिस्तान का कानून, पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अप्लाई नहीं करेगी फैसले पे कि आगे कैसे चलना है? बिल्कुल नहीं। जो भी मुज़ाकरात होंगे, जो भी आगे रास्ता निकलेगा वो कौम के बाइन से निकलेगा। अभी तो सिर्फ ये बात हुई है कि अफगान तालिबान को ये वाज़े कर दिया गया था कि आपकी सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। उन्होंने मुकम्मल कॉपरेशन की यकीनदहानी हमें करवाई और फिर हमें ये कहा कि बिल्कुल यहाँ से हमारी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होगी। पहले आपको मालूम है कि वहाँ से कितने ही दहशतगर्दी के वाक़यात जो हैं वो स्पॉन्सर हुए, फंड हुए बदकिस्मती से जब अशरफ गनी की हुकूमत थी। तो वहाँ बात पहुंची और उसके बाद बात ये है कि अब किस तरह मामले को आगे चलाना है। तो एक व्यू ये है कि उनसे अगर बात करनी है तो किन टर्म्स पे आखिर वो सरेंडर करें, वो ये बात करेंगे कि हम सरेंडर कर रहे हैं, गलती हुई है और अब हम आगे चलना चाहते हैं, फिर पाकिस्तान का कानून अपना जो भी कोर्स है वो लेगा। तो अभी तो ये बिल्कुल प्रिलिमिनरी एक बात हुई है, अब देखते हैं इंशाल्लाह आगे कहाँ चलता है। लेकिन वजीर आजम साहब की ये बिल्कुल कैटेगोरिकल इंस्ट्रक्शन है कि आवाम को कॉन्फिडेंस में लिए बगैर कोई चीज नहीं होगी, उस पर तमाम पाकिस्तानियों को एतमाद रखना चाहिए। मोदी साहब, ये भी बताइएगा कि खबरें कुछ ऐसी भी हैं, कयास हराइयाँ कहिए इन्हें, कि अफगान तालिबान अपनी फौज की ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान से मदद मांग रहे हैं। क्या वाकई ऐसा कुछ है? अगर ऐसा कुछ है तो पाकिस्तान का इसमें फिर क्या किरदार किस तरह से होगा? ये
किसने कहाँ से ये कैसा रही हो रही है, क्यों हो रही है जी? लोगों को थोड़ा सा बात मंतकी होनी चाहिए। अभी उनकी हुकूमत रिकग्नाइज नहीं हुई, अभी हमें मालूम नहीं है कि दुनिया का क्या रवैया बनेगा आगे चल के, उनको असिस्टेंस कहाँ से मिलेगी, इसके अखराजात कौन उठाएगा। सो देखिए, पाकिस्तान इंटरनेशनल कम्युनिटी का एक हिस्सा है, हम ये बात वाजे कर चुके हैं कि मामलात को कोऑर्डिनेशन से मिल के रीजनल ममालिक को, बाकी दुनिया को एक फैसला करना चाहिए कि अफगान नई हुकूमत को इंगेज करें, कंस्ट्रक्टिवली इंगेज करें। सबसे पहली चीज तो ये है कि वहां पे कोई कोलैप्स ना हो, वहां पे उनके अखराजात जो हैं वो कैसे इकोनॉमी के उठाए जाने हैं, गवर्नेंस कैसे चलनी है, अभी तो वो मामलात पहले दुरुस्त करने की जरूरत है। बिकॉज अगर उनकी सिमत सीधी ना हुई, ठीक ना हुई, तो फिर बदकिस्मती से अफगानिस्तान के पास तो अपने वसाइल नहीं है कि वो मुल्क उस तरह चलाएं। चाहे वो अशरफ गनी होता, चाहे वो तालिबान हैं, उनको असिस्टेंस की जरूरत है। तो अभी तो उस चीज पे बात हो रही है, वहां भी दुनिया एक पेज पे नहीं है। पहले तो ये कोशिश है कि वहां कोई कंसेंसस बन जाए, फिर आगे बाकी चीजें दुनिया के साथ मिल के काम करेंगे। ठीक सर, पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात, यानी जब हम पाकिस्तान का रोल देखते हैं विद रिस्पेक्ट टू अफगानिस्तान, जिस तरह अफगान तालिबान से मुतालिक जो बयानात हम देते आए हैं, पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात को इस वक्त आप किस पॉइंट पर देख रहे हैं? देखिए, अमेरिका में मेरा ख्याल इस वक्त एक अंदरूनी बहस मुबाहिसा इतना ज्यादा है, वहां पे जो ये मामला हुआ अफगानिस्तान में, इतने एक दूसरे के खिलाफ सियासी तौर पे बातचीत मुझे नजर आ रही है, कम से कम यहाँ बैठ के, कि मुझे लगता है कि बहुत कंज्यूम्ड है वो उस चीज से। लेकिन पाकिस्तान ने ये वाजे किया हुआ है कि हम किसी कैंप पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं है, हम अमेरिका से ताल्लुक और बेहतर करना चाहते हैं। अभी उनकी डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आ रही हैं इस हफ्ते, उनसे मुलाकातें होंगी, उसमें भी यही बात है कि हमने आगे किस तरह चलना है। फिर आपको मालूम है कि मेरी मुलाकातें जो मेरे काउंटर पार्ट से हुई थी, उसमें हमने एक पूरा रोड मैप बनाया हुआ है कि एक ब्रॉड बेस्ड रिलेशनशिप कैसे चलेगा, सिर्फ अफगानिस्तान नहीं, सिर्फ चीन नहीं, सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, उसमें तमाम जो जाविये हैं इस ताल्लुक के, उनको हमने एक मुस्बत तरीके से, स्ट्रक्चर्ड तरीके से आगे लेकर कैसे चलना है। तो वो मामला चल रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि जब तक अफगानिस्तान पे एक आगे वे फॉरवर्ड की क्लैरिटी नहीं आएगी, तो बाकी चीजें जो हैं उनकी रफ्तार और तेज नहीं होगी। लेकिन बहरहाल मेरा ख्याल है कि ताल्लुक सही सिमत में जा रहा है, अभी और काम करने की जरूरत है। सर, मौशी पहलू से एक अहम मामला सीपैक के हवाले से भी, इस पर भी जरा थोड़ी रहनुमाई फरमाइएगा। ऑपोजिशन की तरफ से बारहा एक सियासी बयान भी से हम कह सकते हैं कि कहा जाता है कि सीपैक पर काम सुस्त रवि का शिकार है। जरा वजाहत आप दे सकते हैं इस पर कि हम लोग सीपैक के मामले पर कहाँ खड़े हैं, ताकि वो जो एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है वो तासुर भी ज़ायल हो सके? जी, चाइना से हमारा ताल्लुक नॉन नेगोशिएबल है, और सीपैक जो है वो की पिलर है, एक ऐसा अंसर है हमारे जियो इकोनॉमिक विजन का जिस पे कोई दो राय भी नहीं हो सकती, कोई कॉम्प्रोमाइज भी नहीं हो सकता, क्योंकि वो सारी जो कनेक्टिविटी की हम बात करते हैं, हमारी नॉर्थ साउथ, शुमाल से जनूब की जो कनेक्टिविटी है, वो सारी सीपैक से जुड़ी हुई है। सुस्त रवि तो बिल्कुल नहीं, लेकिन देखिए ये नेचुरल है, जब आप इतना बड़ा इनिशिएटिव लेते हैं, उसमें बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट है, तो शुरू में आपके रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जल्दी बनना था, आपकी एनर्जी पावर पॉट जल्दी लगे प्लांट्स, उसके बाद एक रफ्तार से ही काम होगा। इसकी कामयाबी का जो बेंचमार्क है, वो ये नहीं हो सकता कि जी आपने 6 महीने में काम कर लिया तो कामयाब, साल में किया तो नाकाम। ये तो एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, इसी तरह चलेगा, कभी रफ्तार तेज होगी, कभी कम होगी। बीच में बदकिस्मती से एक तो ऐसे इंसिडेंट्स आए जिसमें चाइनीज टारगेट हुए, तो हम ये चाहते थे कि पहले वी मस्ट टेक स्टॉक, वी मेक श्योर कि कोई खुदा ना खास्ता को लूप होल ना हो, कि कोई ऐसी बात दोबारा हो। तो ये रफ्तार से तो कामयाबी नहीं जुड़ी हुई, कामयाबी जुड़ी हुई है कि सिर्फ दुरुस्त है कि नहीं, प्रोजेक्ट्स हमें मालूम है, टाइमलाइंस हमें मालूम है, चाइना पाकिस्तान का ताल्लुक सबके सामने, उससे बेहतर ताल्लुक तो किसी से भी हमारा नहीं, और इंशाल्लाह और मजबूत होगा। और सीपैक में अफगानिस्तान को शामिल करने से मुतालिक भी सर कुछ अपडेट्स हैं, एंड वाखान कॉरिडोर, इसको इस्तेमाल करने से मुतालिक सेंट्रल एशियन कनेक्टिविटी के लिए वाखान कॉरिडोर का यूज़, इस पर भी कुछ काम हो रहा है, कुछ बातचीत हो रही है सर? देखिए, सीपैक को एक्सटेंड बिल्कुल करना चाहिए, हमारा यही मौकफ है। अब तो चाइना ने भी ये बात की है बारहा, लेकिन अभी सूरत हाल अफगानिस्तान में इतनी फ्लूइड रही है कि बड़ा मुश्किल था ये देखना कि आगे किस
तरह मामले को लेके चलना है। अब वहाँ पे एक हुकूमत है, इंशाल्लाह को सलामती की शक्ल निकलेगी, तो ये एक्सटेंशन होनी चाहिए। उसमें अफगानिस्तान का बहुत फायदा है, पाकिस्तान का, चीन का, हम सबका, और ममालिक को भी शामिल होना चाहिए। देखिए ये नहीं हमें सोचना चाहिए कि सीपैक जो है वो सिर्फ चाइना और पाकिस्तान और वस्ती दुनिया के ममालिक भी इन्वेस्ट करना चाहिए, तो वो तो नाम है ना एक, लेकिन अगर सड़क बन रही है, अगर कोई एनर्जी प्रोजेक्ट लग रहा है, अगर कोई सनत लग रही है, तो बाकी दुनिया भी आके शामिल हो, क्यों नहीं। जहाँ तक वहार कॉरिडोर का मामला है, ये एक लंबा प्रोसेस है, इस पे बहुत बात हो चुकी है, लेकिन उसके लिए इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। वो वहाँ पे कैसे क्या शक्ल बनेगी, ये एक लॉन्ग टर्म प्लान के तहत हो सकता है, लेकिन बातचीत इस पे होती रहती है। ठीक, लास्टली अब जरा इंडिया से मुतालिक एक कमेंट सर। लास्ट ईयर DGMOs के लेवल पर जो बात हुई, उसके बाद जो मामलात बने, उसके बाद कुछ मामलात आगे बढ़े हैं सर? क्या वहाँ से इंडियन साइड से कोशिश की जाती है कि ठीक है जी पाकिस्तान बात करे, चूँकि ज़रा हमारा तो मौक़िफ़ क्लियर है कि जब तक कश्मीर के मामले पर वो वापस उस सूरत हाल पर नहीं जाते जो 5 अगस्त की थी, तब तक हम बात नहीं करेंगे, बट क्या स्टिल इंडिया कोशिश करता है, कॉन्टेक्ट करता है, बात करता है कि नहीं हम बात करना चाहते हैं इसके अलावा भी? देखिए जी, बात यह है कि हमने तो वाजे कर दी अपनी पोजीशन, हमने कोशिश करके भी देख ली, बदकिस्मती से वहाँ पे इस वक्त जो आइडियोलॉजी है, जो हिंदुत्व माइंडसेट है, जिस किस्म की हुकूमत है, जो अपने लोगों के साथ कर रहे हैं, कश्मीर को तो छोड़ ही दीजिए, वहाँ तो मेरा ख्याल है कि अब मैं ये बात करता हूँ और लोग शायद इसको पसंद नहीं करते, लेकिन मैं आपको हकीकतन कह रहा हूँ कि हिटलर के बाद ऐसा लीडर शायद यही आया है। तो जब ये सोच हो, ये माइंडसेट हो, ये अप्रोच हो, तो किस किस्म की मूवमेंट की तवक्को की जा सकती है। पाकिस्तान तैयार था, तैयार है, लेकिन होगा वो उन टर्म्स पे जो हमने वाजे किए। ठीक, मुझे बहुत शुक्रिया मोइन साहब अपना वक्त देने के लिए। सुबह का वक्त था और हमने आपसे इतनी गुफ्तगू की है, बट डेफिनेटली आपने बहुत सारी चीज़ों पर हमारी रहनुमाई की। पाकिस्तान के, अफगानिस्तान के साथ जो ताल्लुकात रहे हैं उस पर हमने गुफ्तगू की। इंडिया का स्टांस इस वक्त क्या हो सकता है, जो बढ़ते हुए खत्ते की सूरत हाल है, उस पर हमने बात की। सीपैक के मामले पर जो हम देखते आ रहे हैं कि अपोजिशन की तरफ से ये कहा जाता रहा है कि अब हुकूमती तौजीहात में सीपैक शामिल नहीं है, उस पर भी आपने क्लियर कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट का जो स्टांस है उसे क्लियर और वजाहत से पेश किया। एग्जैक्टली। चलें जी, बढ़ते हैं आगे अपने अगले मेहमान की जानिब। आलमी सतह पर पजीराई के हामिल, मुकर्रर, ट्रेनर और मुमताज़ मुसन्निफ आरिफ अनीस साहब आज सुबह पाकिस्तान में शामिल हैं। आरिफ अनीस साहब का एक छोटा सा इंट्रो आपको देते हैं। ग्लोबल समिट 2019 में ग्लोबल मैन ऑफ द ईयर का अवार्ड अपने नाम किया। इसके अलावा आरिफ अनीस साहब पहले पाकिस्तानी हैं जिन्होंने बरतानिया के बैनुल-अक़वामी सतह पर मारूफ ब्रेन ट्रस्ट की जानिब से ब्रेन ऑफ द ईयर अवार्ड भी अपने नाम किया है। आरिफ अनीस साहब इंसानियत की फलाह बहबूद की सरगर्मी में पेश रहे हैं, तो आज हम उन्हें इस शो में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम। सर थोड़ा सा बताएं, मुसन्निफ, ट्रेनर, मुकर्रर, यानी काफ़ी कुछ है आपके। इतना कुछ कैसे? हाँ, इतना कुछ कैसे? बस ये अल्लाह का करम है, इसके अलावा तो क्या कहा जा सकता है। मैंने लिखना शुरू किया बहुत कदीमी तौर पे। मेरी पहली किताब शायद जब आई वाज 21 इयर्स ओल्ड, तो उसके बाद से देयर मैनी अदर बुक्स पब्लिश। तकरीबन अभी पिछले महीने मेरी 9th किताब जो है वाह, और बहुत सी किताबें ऐसे हैं जो बेस्ट सेलर भी रही हैं। जी बिल्कुल, अभी बल्कि अल्लाह का करम रहा कि जो अभी 2 हफ्ते पहले किताब रिलीज़ हुई, ये USA टुडे और वॉल स्ट्रीट जर्नल बेस्ट सेलिंग किताबों में शामिल हुई। तो सर जी ये बताइए, आपकी एक बुक है, अगर मैं उसको सही तरीके से प्रोनाउंस कर सकूं, या आपने बताना है कि उसका विजन क्या था? आई एम पॉसिबल, इम्पॉसिबल, व्हाट इज दिस बेसिकली, क्योंकि इसकी बड़ी पजीराई हुई है। जी बिल्कुल, ये किताब तकरीबन कोई 5 साल अब इसको हो गए, 2015 के आसपास 6 साल हो गए। ये जो लफ्ज़ है इम्पॉसिबल, जब आप इसको स्पेल करते हैं, इट इज़ IMPOSSIBLE, तो चाहे आप इसको स्पेल करें इम्पॉसिबल या आप इसको स्पेल करें आई एम पॉसिबल, दोनों सूरतों में ठीक है। तो आई एम पॉसिबल जो है वो एक ऐसा पैगाम है कि किस तरह से आप नामुमकिन को मुमकिन कर सकते हैं, और दुनिया जो है, जहाँ हमारी ज़िंदगी जो है वो एक इम्कानात को दरियाफ्त करने की एक कोशिश है। तो ये किताब उसी हिसाब से उन्हीं दरवाज़ों को खोलती है। ज़बरदस्त। सर कोविड के टाइम्स में हमने देखा 1 मिलियन मील्स, बड़ी पजीराई मिली इसको दुनिया भर में। ज़ाहिर है एक ऐसा इनिशिएटिव था, बहुत से इन्फ्लुएंसर्स ने भी साथ दिया। ये आइडिया कैसे आया और इससे मुतालिक सर बताएं ज़रा। जी, बड़ा ज़बरदस्त सवाल है आपका। 1 मिलियन मील्स हमने बरतानिया में स्टार्ट किया इसका। आपके इल्म में है कि जब मार्च अप्रैल 2020 के अंदर कोविड के हवाले से पूरी दुनिया में एक सन्नाटा छा गया है, काफ़ी खौफ व हरास की फ़िज़ा थी उस बारे में।
तो बरतानिया में लॉकडाउन स्टार्ट हो गया 26 मार्च से, और तमाम तर जो भी रेस्टोरेंट्स थे, फूड हॉल्स थे, एवरीथिंग गॉट क्लोज्ड, और यहाँ तक नौबत पहुँच गई कि जो हॉस्पिटल्स थे उनको भी फीड करने वाला जो सिस्टम था वो एक तरह से क्लॉग्ड हो गया, बंद हो गया। तो हम जो ब्रिटिश पाकिस्तानी थे कुछ मौजूद, हमने सोचा कि ये एक बेस्ट मौका है कि बरतानिया में मौजूद जो डॉक्टर्स हैं, आपके इल्म में है कि बरतानिया में हज़ारों डॉक्टर्स हैं जो पाकिस्तानी भी हैं, बिल्कुल, कि हम बरतानवी जो NHS सिस्टम है उसको बेनिफिट दें, और उसके लिए हमने ये एक मुहिम शुरू की कि हम 10 लाख खाने जो हैं वो डॉक्टर्स को, रज़ाकारों को, इन तमाम लोगों को प्रोवाइड करेंगे। इसमें अल्लाह के करम रहा, हमें बहुत पज़ीराई हासिल हुई। डेविड बैकहम ने हमें सपोर्ट किया, जो वर्ल्ड चैम्पियन आमिर खान है उन्होंने सपोर्ट किया। अभी बल्कि इस मई में प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन ने अवार्ड दिया, पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड, इसी कैंपेन के हवाले से। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस कैंपेन ने तकरीबन लाखों खाने सर्व किए पूरे बरतानिया के तकरीबन 200 से ज़्यादा हॉस्पिटल्स के अंदर। तो सर, हर बार लोगों को मोटिवेशन देने वाला शख्स क्या कभी खुद भी किसी परेशानी के हाथों मायूसी का शिकार होता है, तो वो खुद को कैसे जगाता है? दूसरे के थोड़ा सा आसान अल्फाज में बताएगा। अक्सर व बेशतर हम दिन में कई बार डीमोटिवेट होते हैं, और बाज़ों का तो ऐसा हो जाता है कि अंत तक कोशिशों के बाद भी जब कोई काम नहीं ना हो रहा होता तो एक अजीब सी कैफियत इंसान की शख्सियत में जन्म ले लेती है। कोई आसान तरीका उस कैफियत से बाहर आने का? अच्छा जी, बड़ा दिलचस्प सवाल है आपका, और ये कई दफ़ा पूछा जाता है। उसकी रीज़न ये है कि खलील जिब्रान एक बहुत मशहूर शायर हैं, आपने जिक्र सुना उनका, वो कहते हैं जी कि प्यार की रोटी जो है उसको रोज़ पकाना पड़ता है। दिस इज़ नॉट समथिंग दैट यू ईट वंस एंड देन इट लास्ट यू फॉर एवर। सिमिलरली हम लोग कहते हैं जी कि जो मोटिवेशन है वो चैम्पियंस का ब्रेकफास्ट है, ठीक है, लेकिन ब्रेकफास्ट खाने के बाद फिर आपको लंच की ज़रूरत पड़ती है, फिर लंच आप करते हैं उसके बाद आपको डिनर की ज़रूरत पड़ती है। एक दिन के अंदर कोई 350 से ज़्यादा जो इमोशंस हैं दे पास थ्रू अस, वो हमारे इस पूरे साइकोलॉजिकल सिस्टम के अंदर से गुजरते हैं। जब वो गुजरते हैं तो एक अथल पथल होती है, और काफ़ी हद तक वो अपना एक रेजिड्यूल छोड़ देते हैं उसके अंदर। अब होता यह है कि वो चीज़ फिर हमें बोझल कर देती है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपको, अगर आपने मोटिवेशन के हवाले से बात की, तो आपको तो हर 2 घंटे के बाद अपने आप को रीसेट करने, रिफ़्रेश करने, रीफोकस करने की ज़रूरत पड़ती है। ख़ास तौर पर जो हमारे पास आजकल सोशल मीडिया की जलगार है, जिसमें हर 3 सेकंड के बाद, 5 सेकंड के बाद एक फ्रेश अपडेट आती है, तो हमारे इमोशंस के साथ जो इंटरफेरेंस है और ज़्यादा बढ़ जाती है। जी जी जी। तो एक तो ये है कि हमें वो लोग जो कि जानते हैं कि वो क्यों ज़िंदा हैं, उन्हें ज़िंदगी से क्या चाहिए और उन्हें उस दिन में क्या करना है, जब वो उस पर फोकस रहते हैं तो बार बार रीसेट करके वो दोबारा वापस आ जाते हैं। तो यही है कि हम थोड़ा सा झटका लगता है, हम रोलर कोस्टर जो लाइफ की है वो हमें डिस्टर्ब करती है, लेकिन एज लॉन्ग एज यू नो वेयर यू गोइंग, तो फिर आप वापस अपने ट्रैक पे आ सकते हैं। लेकिन दैट नीड्स कंसिस्टेंट एफर्ट और कंसिस्टेंट फोकस। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका आरिफ अनीस साहब, आपने रहनुमाई की हमारे किस तरह से अगर कभी कोई परेशानी आ जाए और आप उसे दिल बर्दाश्ता होते हैं तो कोशिश का दामन जो है वो आपने हरगिज़ नहीं छोड़ना है, और कोशिश करते रहेंगे तो कामयाबी ज़रूर मिल जाएगी। एग्जैक्टली। चलें जी, बढ़ते हैं आगे, और डिस्कशंस तो हो रही हैं मुख्तलिफ मेहमानों से, लेकिन मैं चाह रहा था कि ज़रिए आप थोड़ा कुछ इंटरेस्टिंग खबरें भी नाज़रीन के साथ शेयर करते हैं। कुछ खबरें ऐसी थी जो रह गई आपसे शेयर करना, तो ज़रा क्विकली आपको लेकर चलते हैं। आज हम बहुत ही मेहमान नवाज रहे हैं माशाल्लाह। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बाहर लगी रही है आज पाकिस्तान। अभी और मेहमान भी हैं हमारे साथ, लेकिन मैं ज़रा आपको हुंजा लेकर चलता हूँ। और हुंजा बड़ा खूबसूरत इलाका, नेचर के बड़ा करीब, लेकिन जो हुंजा की मेहमान नवाजी, आपने मेहमान नवाजी की बात करें, उनकी मेहमान नवाजी बड़ी मशहूर है, सकाफत बड़ी मशहूर है, खाने बड़े मशहूर है, दिल खुश कर देते हैं। लेकिन आज जब हम उनके ज़िंदगी गुजारने की बात करते हैं ना, उस अंदाज की बात करते हैं, तो यकीनी तौर पर जानते हैं कि किस तरह जिंदा रहना है, जिंदा दिली के साथ आगे बढ़ना है, और छोटे छोटे लम्हात को मुख्तलिफ अंदाज से सेलिब्रेट करना है। शादी एक बड़ा इवेंट होता है, जिंदगी का एक बड़ा दिन होता है, और इसमें हुंजा के एक जोड़े ने क्या ज़बरदस्त अंदाज़ है। देखिए वो ट्रैक्टर सर से पांव तक एग्जैक्टली रवायती हुंजा लिबास उन्होंने पहना है, और इस शादी के लिबास में मलबूस ही जोड़ा ट्रैक्टर लोडर में खड़ा हुआ हमें दिखाई दे। देखिए देखिए, आप भी देखिए। वैसे ये ड्राइवर पे भी मैं कहूंगा कि उसको अवार्ड देना चाहिए, जरा सा हिलाया जाता तुरंत गिर जाना था। ये ना करें। और दूसरा ये कि अच्छा रिश्तेदार था वो ट्रैक्टर चला, तो मतलब ये नहीं कि कहते हैं कोई अपना अजीज ही होता तो आपको थोड़ा सा पता होता है कि भाई संभाल लेगा। तो ये जो जोड़ा था उसने कैमरे की तरफ हाय हाय एग्जैक्टली मुस्कुराते लबों के साथ उन्होंने बताया कि वी आर वेरी हैप्पी। एक ही वक्त में बच्चे ट्रैक्टर के साथ दौड़ते हुए भी हमें दिखाई दी। इस नज़ारे से बहुत
लुत्फ अंदोज होते हुए। तो ट्रैक्टर के रुकने से पहले फोटोग्राफी का जो सेशन था वो बड़ा एक उसने हाइप क्रिएट की हुई थी, और जो उसके रिश्तेदार हैं वो जोड़े को फिर सलामी देते रहे। क्या बात है। अच्छा, मुझे इस समय एक और खबर याद है कि विजुअल हमारे पास नहीं, वैसे आपको एक्सप्लेन करूं। चंद रोज पहले हंगरी से खबर आई थी कि हंगरी का फोटोग्राफर हंगरी निकला, अंग्रेजी वाला हंगरी निकला, क्योंकि हुआ ये जरिए आपके वो दोस्त था दूल्हे का। हुआ ये कि उसने कहा कि ठीक है फोटोग्राफी कर लूंगा। उसने फोटोग्राफी की, इतना बिजी था कि खाना खत्म हो गया। वो आया, उसने दूल्हे के सामने सारी पिक्चर्स डिलीट की। उसने कहा नो खाना, सीरियसली डिलीट कर दी उसने। ये तो मैं कहती हूँ सबसे बड़ा जुल्म है, स्पेशली उसके लिए जिसकी शादी का इवेंट हो। और मैं तो खैर बर्दाश्त नहीं कर सकती अगर मेरी पिक्चर्स को डिलीट करते। इसलिए जब भी शादी का प्लान हो खाना वाफर होना चाहिए, वरना फोटोग्राफर नहीं, टाइम पर होना चाहिए। चलिए जी, अब बात करते हैं बाबर आजम की, जो कि T20 क्रिकेट में सबसे तेज 7000 रन बनाने वाले बैट्समैन बन चुके नहीं, बैटरमैन। बैटर बन चुके हैं, बैटर बन चुके हैं। उन्होंने अपनी 187वीं इनिंग्स में ये संगी मील उबूर किया है, जो कि वेस्ट इंडीज के लेजेंड क्रिस गेल से सिर्फ 15 रन्स कम है। तो जनाब, जिन्होंने पहली T20 में 7000 रन तक पहुंचने का तेज तरीन बैटर होने का रिकॉर्ड अपने नाम किया था, तो गिल ने इस तारीखी मकाम तक पहुंचने के लिए 192 इनिंग्स खेली थी। तो हिंदुस्तानी कप्तान विराट कोहली अब इस फहरिस्त में तीसरे नंबर पर चले गए। कोहली नहीं होता तो तुझसे चेज, ये कहना चाहिए यहाँ पर। अब वो 3rd नंबर पर आ गए हैं, और उन्होंने इस तारीखी मकाम तक पहुंचने के लिए कोहली ने 212 इनिंग्स खेली थी। तो कोहली भी गए, गेल भी गए, अब बाबर आजम आ गए हैं ऊपर। तो कांग्रेचुलेशंस बाबर आजम। तो मेहमान होने चाहिए हमारे किसी दिन ना। अब इस बस बुलाते फिर बाबर आजम को चलें किसी दिन बुलाते हैं उनको इंशाल्लाह। चलें नाज़रीन, ये तो हमने बात कुछ इंटरेस्टिंग खबरों की। अब हम जाएंगे अपने एक ऐसे मेहमान की जानिब जिन्हें कहा जाता है डिजिटल सेनेटर, लेकिन ब्रेक के बाद। भर में डेंगू वायरस फिर से सर उठाने लगा है, इसलिए एहतियात लाजिम है। डेंगू की अलामात में तेज बुखार, जिल्द पर खारिश, जिस्म पर सुर्ख धब्बों का नमूदार होना, आंखों, सर और जोड़ों में दर्द महसूस होना, उबकाइयां और कै डेंगू बुखार की अलामात हैं। अगर किसी शख्स में अलामात पाई जाएं, तो फौरन डॉक्टर से रुजू किया जाए। डेंगू से बचाव। डेंगू बुखार से बचाव के लिए शहरी एहतियाती तदाबीर करते हुए घरों में मच्छरदानी के अलावा मच्छर मार स्प्रे और लोशन का इस्तेमाल करें, जबकि इर्द गिर्द के माहौल को साफ रखें, पानी को खुली जगह पर जमा ना होने दें। डेंगू से बचाओ, एहतियात अपनाओ। पाकिस्तान के नौजवानों, ये कभी ये ना समझना कि जिंदगी आसानी से हो जाएगी। अगर आसान जिंदगी है तो इसका मतलब कि आप जिंदगी में आपकी कोई हैसियत नहीं है। कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता जिधर रूल ऑफ लॉ नहीं होता। इंसान, एक कौम खड़ी तब होती है, रिस्पेक्ट ही दुनिया में तब होती है जब वो खुददार है। इतना काम करो कि गूगल आपको बताए कि आप कौन हैं। उस शख्सियत ने हमें ज्वाइन किया। गूगल पे जाकर जरा लिखें डिजिटल सेनेटर, नाम एक ही आएगा।
दुनिया के पहले डिजिटल सेनेटर हैं आप, जिनसे अब हम थोड़ी देर में मुलाकात आपकी कराएंगे। चूँकि यूथ एम्पावरमेंट हो, वुमेन एम्पावरमेंट हो, बहुत इन्होंने काम किया। ये पहले सेनेटर हैं जिन्होंने वर्चुअल इजलास मुनक़िद करा अप्रैल 2020 में, जिसमें 37 सेनेटर्स शरीक थे। और इनके बारे में एक ज़बरदस्त बात और वो ये है कि यूएन मेंबर बनने जा रहे हैं वर्ल्ड डिजिटलाइजेशन कम्युनिटी के बहुत जल्द। बिल्कुल, और ऐसे में हमें ज्वाइन किया है आज हमारे सेलिब्रिटी लाउंज में जनाब सेनेटर मियां आतिक साहब ने। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से आपका ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। थैंक यू वेरी मच, ऑनर्ड। कैसे हैं आप? बहुत अच्छे, बहुत शुक्रिया। अब तो आपका माशाल्लाह हम देख रहे हैं कि एडवाइजर हैं आप सेनेट के ऑन डिजिटल अफेयर्स। सर पहले तो ये बताएं मुझे, प्रेसिडेंट साहब को टिकटॉक पर लेकर आ गए आप, 3 टिकटॉक वीडियोस उन्होंने बना ली। मैंने ईद की नमाज पढ़ी अभी, तो उस दिन उनको मैंने मस्जिद के अंदर कहा कि एक टिकटॉक बनाते हैं, तो ही सेड नहीं बाहर चल के बनाएंगे। अच्छा। बट बैड लक इज दिस के हमारे मुल्क में हमारी कौम को डिजिटल वर्ल्ड से बहुत पीछे रखा गया, और मैंने ये अज़्म किया है कि मैं अपनी यूथ को एक लिजिटिमेट जो लॉफुल यूज ऑफ सोशल मीडिया है वो हम लेकर आएंगे। इसीलिए हम अब एक जो हमारे ये तमाम लोग सोशल मीडिया पर बच्चे आ रहे हैं उनका एक राइट्स क्लब बनाने जा रहे हैं, ताकि उनको एडवाइस भी किया जाए और वो एक लॉफुल वे में अपना मैसेज कौम तक पहुंचा सकें और उसके वो सेलिब्रिटी बन सकें। आपको तो चाहिए था आज एक बैनर साथ लेकर आते और उस पर लिखा था टिकटॉक पर बैन हटा दिया जाए, तो टिकटॉकर्स आप विद दिस एश्योरेंस कि कोई भी बड़ा टिकटॉकर वो बिल्कुल कोई गलत काम नहीं करेगा, चाहे वो किसी इदारे के बारे में हो या हमारी कौम के बारे में हो या हमारे मुल्क के बारे में हो या हुकूमत के बारे में। नो, बड़ा सर राजी कैसे किया था वैसे आपने प्रेसिडेंट साहब को इस चीज के लिए? नहीं, प्रेसिडेंट साहब से मेरा ताल्लुक बहुत पुराना है, चूंकि मैं भी कराची से हूँ एंड आई हैव बीन इलेक्टेड फ्रॉम कराची, और मैंने उनकी कैंपेन में बहुत सा हिस्सा लिया। प्रेसिडेंट साहब को तो हम पहले से ही कहते हैं कि आप कंप्यूटर हैं, और ही इज द ओनली पर्सन मैं कहूँगा इन द पार्लियामेंट जिनको प्रॉपर अवेयरनेस है कि डिजिटलाइजेशन की आज पूरे मुल्क को, पूरी कौम को कितनी ज़रूरत है। इसमें कोई शक नहीं सर। इवन हमने ये भी देखा कि कोविड टाइम्स में गवर्नर पंजाब साहब ने स्पेशल टिकटॉकर्स को बुलाया कि आपका क्या रोल होना चाहिए इन दिस कोविड अवेयरनेस। तो बड़ा ज़बरदस्त है कि हमारी ज़रा यूथ है, इसको चैनलाइज करने की ज़रूरत है कि आपने इसी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करना है, लेकिन एक मुस्बत अंदाज में करना है। ये इतने ज़्यादा फ़ोन क्यों है सर? देखिए, ये क्योंकि मैं एक गैजेट लवर हूँ। अच्छा। अब ये जो फोल्ड है, दिस इज अ न्यू लेटेस्ट गैजेट, ये चूंकि एंड्रॉयड बेस है, उसके बाद आप देखेंगे ये मेरे पास आईफोन है और इसके ऊपर एप्स जितने हैं मैं ये सारे एप्स यूज करता हूँ। ये हैंग नहीं होता इतनी सारी एप्स के बाद? नहीं, बिकॉज दिस इज 256 एंड लेटेस्ट एंड दिस इज माय ओल्ड गैजेट जो मैं बहुत अरसे से यूज करता हूँ। आज सुबह ही यहाँ बैठकर बल्कि अभी मैंने अपने दोस्तों को एक मैसेज बनाकर भेजा विच इज अ मॉर्निंग विश। जिस तरह के आप लोगों को चीयर अप करते हैं, तो मेरी भी कोशिश ये होती है कि मैं अपने दोस्तों को, अपने फैंस को ज्यादा से ज्यादा चीयर अप करूं और मैं दुनिया में साबित करूं कि पाकिस्तानी कौम वाकई में ही सबसे आगे है। यही वजह है कि मैंने ये अज़्म किया कि मैं अपना डिजिटल सेनेटर बनूं, और ये चेयरमैन सेनेट ने बैठ के मुतअद्दिद बार कहा, और आज मैं नेशनल टीवी पे बैठकर ये कह रहा हूं कि मैंने चूंकि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में कॉन्सेप्ट रजिस्टर्ड करा दिया है, मैं और मेरे पाकिस्तानी मिलकर हम दुनिया का पहला डिजिटल प्लैनेट अनाउंस करने जा रहे हैं, और इसमें कोई फंडिंग हमें नहीं ली है, किसी तरह का हम कोई पैसा नहीं लेंगे। यकीन कीजिएगा, हम वो डिजिटल पाकिस्तान नहीं है जो पैसा कमाने आए थे और यहां से जूतियां उतार के भाग गए। हम आम लोगों के डिजिटल पाकिस्तान है। वो आम लोग जो सर आपको सुन रहे हैं इस वक्त, exactly, वो आम नहीं, वो बड़ा खास है क्योंकि वो टिकटॉकर्स हैं। और वो पता क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे, ये ऐलान शुरू पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से कि मियां अतीक साहब कह रहे हैं डिजिटल सेनेटर कह रहे हैं टिकटॉक खुलने जा रहे हैं। देखिए, वो इस कंडीशन के साथ, इस अज़्म के साथ कि हमने पाकिस्तान के लिए काम करना है, पाकिस्तान के इज्जत को, वकार को बुलंद करना है, मजरू नहीं करना है। अज़म कर लेंगे सर, आप ऐलान तो करें। मैं ऑलरेडी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिटिशनर हूं उस पर। 23 तारीख को उसकी हियरिंग है। मुझे पूरी उम्मीद है इंशाअल्लाह कि हुकूमत वक्त भी इस पर, और मैंने लास्ट ईयर अक्टूबर के महीने में टिकटॉक पीटीए के चेयरमैन को कन्विंस करके वहीं से खुलवाया था,
اور جو اسٹینڈنگ کمیٹی سینٹ کی آن IT ہے اس میں بیٹھ کر پہلا ٹک ٹاک بنا کر کیا تھا. اس وقت پتہ گھروں میں کیا ہوگا, مائیں اٹھا رہی ہوں گی بیٹے کو, پتر اٹھ دیکھ سینیٹر نے کہہ دیا ٹک ٹاک کھلنے والا ہے, کاروبار کھلنے لگے, اٹھ جاؤ نہیں دیکھیے, اور اس سے پیسے بھی کمائے جاتے ہیں, کوئی وہ نہیں ہے. دیکھیے not only TikTok, I am talking about the digital world, اور میں اوپنلی کہتا ہوں مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ آپ کے یہ ینگ کیمرہ مین ہیں, یہ بھی مسکرا رہے ہیں. سب کو موقع ملے گا کہ ڈیجیٹل ورلڈ میں اگر آپ دیکھیں ڈالر, پاؤنڈ, یورو لٹکے ہوئے یہ اڑ رہے ہیں. سر میں ہم نے پکڑنا ہے, آپ ٹک ٹاک پہ تو نہیں ہے نا؟ He's also making the TikTok. Look, but ہم نے کیا کرنا ہے؟ دیکھیں مجھے فخر ہے اپنی قوم پر, اپنے نوجوانوں پر. اگر ہم تھوڑا سا ان کو بیرا روی سے نکال کر عزت کے دائرے میں لے کر آئیں, انہیں سمجھائیں کہ یہ ایک پلیٹ فارم ہے which is a technological platform. پھر میرا سوال تھا اپنا ہمارے چیف جسٹس صاحب سے جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ہیں کہ کیا ایک ٹک ٹاک بند کر رہے ہیں آپ, صرف اس کا مطلب ہے کہ اگر 4 کتابیں ایک لائبریری میں آپ کو پسند نہیں ہے تو کیا آپ پوری لائبریری کو آگ لگا دیں گے؟ اس لیے میں اگین تمام ذمہ دار جو ہیں, عہدیدار اس وقت کے, ذاتیات پر مت جائیں پلیز. آپ کی پسند ناپسند کی بات نہیں ہے, ہم سب مل کر تمام ٹک ٹاکرز کو ٹھیک کریں گے انشاءاللہ. ناٹ صرف دیٹ, چاہے وہ انسٹاگرام ہو, وہ سنیپ چیٹ ہو, وہ لائکی ہو, وہ ابھی جو آیا نیا نام کہتے ہوئے ذرا سنیک ویڈیو, آپ کو پتہ ہے اس کے پیچھے بہت بڑے بڑے لوگ ہیں. جی میں I'm the first one. اچھا ویسے میں نے بھی بنایا ہے, ابھی تک صرف میں نے 2 ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں اس کے اوپر. کتنے کو لائکس آئے ہیں؟ وہ میں نے دیکھا ہی نہیں, بزی تھی. اوکے سر نے کیا دیکھا بہرحال؟ نہیں یہ کسی میرے فین کا فون ہے, وہ اس نے کہا تھینک یو, انہوں نے شکریہ ادا کیا ہوگا نا کہ آپ نے اتنا زبردست اعلان کر دیا. آج یوں کہہ لیجئے کہ ٹکٹرز کے, اور وہ ایک بہت بڑے ٹک ٹاکر ہے, وہ بڑا ٹک ٹاکر ہے. نام کیا ہے سر؟ ندیم. وہ خوش ہو گئے ہیں, سب ہیپی ہو گئے. The other one is Sid. تو میسج آنا شروع ہو گئے. اچھا ہمارے پروڈکشن ٹیم کو بھی میسج آنا شروع ہو گئے ہیں کہ واو یہ تو زبردست بات ہو رہی ہے کہ ٹک ٹاک پر ڈسکشن اس طرح سے ہو رہی ہے. لیکن ہم پھر کہیں گے کھلے ضرور, لیکن سر نے بہت پیاری بات کی ہے, ہم سب کو ایز اے رسپانسبل سٹیزن بہیو کرنا ہے, کیونکہ ظاہر ہے یہ اپلیکیشنز فائدے کی ہوتی ہیں لیکن ہمارا طریقہ استعمال ڈیفائن کرتا ہے کہ کیونکہ عائشہ والا معاملہ بھی ہمارے سامنے آیا, اور پھر جب اس طرح کے معاملات جب ہم لیتے ہیں تو پھر خدا نہ خواستہ حکومت کو ریاستی امور کو مد نظر رکھ کے, ریاست کا امن و امان مد نظر رخ کر اس قسم کے ایسے سخت فیصلے لینے پڑتے ہیں کہ جس کے لیے پھر ہم تیار نہیں کرنا پڑتا ہے. بالکل, لیکن میرا یہ کہنا ہے کہ جو غلط ہیں آپ ان کو ضرور پکڑیں. This doesn't mean کہ اگر بہت سے بچے ایسے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم نے ماں باپ سے پیسے لینے چھوڑ دیے اس لیے کہ ہمارے چینل مونیٹائز ہو گئے, چاہے وہ یوٹیوب کا ہے, وہ انسٹاگرام کا ہے. ابھی تو دیکھیے یہ جو شارٹ ویڈیو آئی ہے, چاہے وہ یوٹیوب پہ شارٹ ہے یا انسٹاگرام کے اوپر ریل ہے یا اپنا سنیپ چیٹ کے اوپر ہماری وہ شارٹ ویڈیوز ہیں, ایون فیس بک کے اوپر آ رہی ہیں. They are giving a message. اور اب ایک وقت میں 3 گھنٹے کی فلم آتی تھی, پھر 1 گھنٹے کا ڈرامہ آنے لگا, اب 1 منٹ میں آپ نے اپنا پورا میسج جو آپ کے فالوورز ہیں ان کو دینا ہے. اور اگلے الیکشن, ایک اور چیز میں آپ کو واضح کر دوں, آپ نے دیکھا ہوگا ایپس کے بارے میں, میں دنیا کا پہلا پارلیمنٹیرین بننے جا رہا ہوں جس کا پرسنل ایپ اس پر آئے گا, وہ چاہے ایپ سٹور ہو یا پلے سٹور ہو. کیا نام ہوگا اس ایپ؟ ڈیجیٹل سینیٹر. اس میں کیا ہوگا؟ جی اس میں ہم ڈیجیٹلائزیشن کے بارے میں نیوز دیں گے اور اسی کے اندر ہم پارلیمنٹیرین کی نیوز دیں گے, اونلی فرام دا پارلیمنٹ, کہ جو ایک ہمارے ملک کی ڈیجیٹل ورلڈ سے جو لنکیج ہے اس کے بارے میں نیوز, اور دوسرا پارلیمنٹ سے ریلیٹڈ شارٹ نیوز, ویری کوئک, راؤنڈ دا کلاک. کبھی ٹک ٹاک بنانے کا موقع ملے صبح پاکستان کی, کیا کانٹینٹ چاہیں گے کہ آپ آنا چاہیے آن ایئر؟ ہم تو صرف ایک ہی بات میں کہوں گا, بیکاز ہمیں 15 سیکنڈ کا بنانا ہوگا, ہم زیادہ پہ بلیو نہیں کرتے, کہ آئیے مل کر پاکستان کو خوشحال بناتے ہیں اور ایک دوسرے کو خوشیاں بانٹتے ہیں, اور صبح پاکستان دیکھتے رہتے ہیں. That is what. صبح پاکستان. سر آپ ویلاگ بھی کریں, اس میں آپ صرف سینیٹرز کو بلاتے ہیں, جی تو پرسنل لائف ڈسکس کرتے ہیں یا پالیٹکس ڈسکس کرتے ہیں؟ نہیں دیکھیے, میں نے اگین دنیا کا پہلا ڈیجیٹل سینیٹر شو شروع کیا. I'm proud of my team. ڈیجیٹل پاکستان, عام لوگوں کا, غریب آدمیوں کا, غریب بچوں کا ڈیجیٹل پاکستان جو میری ٹیم ہے, ہم نے مل کر فرسٹ ڈیجیٹل سینیٹر شو آف دا ورلڈ شروع کیا. اس میں MNAs, سینیٹرز, MPAs, منسٹرز, ان کو بلایا. میرا مقصد صرف یہ تھا کہ جو لیجسلیٹر ہیں ان کو ریئلائز ہو کہ ڈیجیٹلائزیشن کی ملک کو, قوم کو کتنی زیادہ ضرورت ہے اس وقت میں. اور میں پھر
इमरान खान साहब के, बिकॉज वो इस वक्त में हमारे मुल्क के वजीर आज़म हैं, हमारे सर का ताज है, हमारे दिलों की धड़कन है। मैं एक बात कहना चाहूँगा कि देखिए, जिस तरह उन्होंने अज़्म किया कि हर पाकिस्तानी बच्चे को मौका मिलेगा कि वो रोज़गार कमा सके, तो डिजिटलाइजेशन इज़ दी ओनली वे कि जिससे हम इसको जितना प्रोटेक्ट करें, जितना प्रोजेक्ट करें, और ख़ास तौर पर जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो क्यों पाकिस्तान में नहीं आती। आई एम वेरी सॉरी, मेरा मुंह बंद है, इट इज़ बेटर कि मैं क्या कहूँ, लेकिन हमें खुले दिल के साथ, जब मेरे हमसाया मुल्क का वजीर आज़म जाता है और जाकर गूगल के प्रेसिडेंट को मिलता है, वो जाकर इंस्टाग्राम की कंपनी वालों पे अपने लोगों को भेजता है, तो वहाँ पर सिलसिला और हो जाता है। अगर हमारा भी, मैं तो कहता हूँ प्राइम मिनिस्टर को अपने एनवॉयस भेजने चाहिए, अपने स्पेशल मैसेंजर भेजने चाहिए, जो दुनिया की जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, चाहे वो गूगल हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, हम आज तक माजरत के साथ यहां पर इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे नहीं लेकर आ सके। वजह क्या है? एक शख्स अपनी तरफ खींचता है, दूसरा अपनी तरफ खींचता है, तीसरा अपनी तरफ। दिस इज द ओनली वे। मैं फिर वजीर आजम साहब से कहूंगा, उम्मीद है ये मैसेज उन तक पहुंचेगा कि खुदारा कौम के लिए कुछ करना चाहते हैं, कौम के नौजवानों के लिए अगर कुछ करना चाहते हैं, तो डिजिटलाइजेशन को बढ़ाएं, और जो इंटरनेशनल कंपनीज हैं उनको इज्जत दी जाए, उनको लॉ की प्रोटेक्शन दी जाए। हम वो कानून बनाएं कि जिसमें से जो कोई भी यहां आए, दे शुड फील सिक्योर्ड। सर, ये जो आप जब गुफ्तगू कर रहे थे, तो आपकी इस पे वेस्ट कोट पर कुछ बैजेस आवेजा हैं। जी, मैं तो जरा ये अल्लाह का बताएं शुक्रगुजार हूँ कि ये सारे, ये देखिए ये सेनेट का बैज है, ये प्रेसिडेंट हाउस का है, ये हमारे और मुख्तलिफ, ये हमने कॉन्फ्रेंस की थी, ये कश्मीर की कॉन्फ्रेंस में मैं गया था यूके में, वहाँ पर। सो मकसद है मेरे पास, और ये एक मेरी वेस्ट कोट या एक कोट के ऊपर ये वाले बैजेस मुख्तलिफ लगे हुए हैं और जो उतारते नहीं हैं। आज मैंने ये पहनी हुई है, एंड मैं शुक्रिया अदा करूंगा अपनी बेगम का कि वो इनको ज्यादा संभाल कर रखती है। क्या बात है सर। चले बेगम की बातें पूछेंगे, नाश्ते में क्या उन्होंने आज दिया था आपको, क्या खिला के इतनी भेजा एनर्जी आज? कैसे आती है? भाभी ऐसा क्या खिलाती है? वेरी स्पाइसी एंड देसी ऑमलेट। डेली का यही है? पाकिस्तानी ऑमलेट डेली का यही है जी? डेली यही खाना? नहीं, हर आज रोज मुख्तलिफ होता है। अच्छा। और वो मोस्टली बेगम की चॉइस से होता है। अच्छा, आपके अपने चॉइस का कोई ख्याल नहीं रखा जाता? भाई कोई बात नहीं, हमें सेक्रीफाइस करना चाहिए एक दूसरे के लिए। कि अगर मैं अपने बच्चों के लिए सेक्रीफाइस करूंगा, तो बड़े होकर मेरे बच्चे मेरे लिए सेक्रीफाइस मतलब करेंगे। ये कि सिंपल मैं अन्ना अगर पराठा खाया अपनी जाता कौम के हर नौजवान के लिए सेक्रीफाइस करूंगा, मेरा मोबाइल राउंड द क्लॉक अवेलेबल होता है, कहीं से कोई भी मुझे कॉल करे। मैंने, हालांकि मेरी 12 कंपनियां हैं, 2200 एम्प्लॉई हैं, एंड आई रेज दैट ग्रुप ऑफ कंपनीज बाय मी माय सेल्फ। मुबारक को आपका नाम ऑफशोर में नहीं है। नहीं, द रीजन इज मैंने ऐसा काम नहीं किया ना। सारी द रीजन इज मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया। खतरा था जब पेंडोरा बॉक्स खुलने वाला था, खतरा बहरहाल था। उसमें मुझे, आई एम अ गैजेट लवर। 1982 में मैंने अपनी जिंदगी का उस वक्त का पहला कंप्यूटर खरीदा था। मेरी इस मैनेजमेंट में इन गैजेट्स का बहुत बड़ा हाथ है। वाओ। तो मैं आज अपने तमाम बिजनेस कम्युनिटी से ये कहूंगा कि खुदारा अपने बच्चों को गैजेट लवर बनाए, टेक्नोलॉजी का मास्टर बनाए, वो पढ़ें कम, इस्तेमाल ज्यादा करें। सर, टेक्नोलॉजी का मास्टर बनाए। जब दुनिया को हम देखते हैं वो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज पर बिलीव रखती है, वो अपनी यूनिवर्सिटीज में ऐसे कोर्सेज मुतारिफ कराती है इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज पर। पाकिस्तान में हो रहा है, कम हो रहा है, तो गवर्नमेंट इस पर कुछ कर रही है सर? देखिए, मैं एक बात और कहूंगा, ये हर चीज हमें गवर्नमेंट के खाते में नहीं डालनी चाहिए। मैं इस पर और बात है कि हर बच्चा आज, क्या वो आप उस बच्चे को भूल सकते हैं जिसकी 8 से 10 साल एज है, यूके का, जिसने NFT में अपनी पिक्चर्स खुद बनाकर कोविड के दिनों में, एंड ही मेड मिलियन पाउंड। हाउ कैन द अदर वर्ल्ड इज ऑल्सो। आज ऐसे बच्चे, मेरी बहन का बेटा, मेरे ख्याल में 8 साल उम्र नहीं है, वो अमेज़न के ऊपर अपना अकाउंट मैनेज करता है, महीने के $300-400 तो आपने सिखाया ना उसको? तो दिस इज व्हाट इट इज। अब हर किसी को ऐसा अब्बा नहीं है ना। नहीं, बात और है। देखिए, ये उनको भी रियलाइजेशन होनी चाहिए बच्चों को। हमारे बच्चे हर वक्त में, और माजरत के साथ, ये आजकल जो यूथ में एक ट्रेंड चल पड़ा है कि सब कहते हैं गवर्नमेंट की नौकरी मिल जाए। गवर्नमेंट, मेरे पास भी हजारों बच्चे आते हैं, मैं कहता हूँ फैक्ट्री पे नौकरी कर लो। गवर्नमेंट की नौकरी की बात करें, एक वक्त में गवर्नमेंट का रिश्ता होना चाहिए। ये होता था लड़का सरकारी मुलाजिम है, इसका क्या मतलब? लड़का सरकारी मुलाजिम है। क्या पता जब आपका रिश्ता क्या होता है, ऐसा सवाल हुआ हो। पता नहीं, लेकिन एक तासुर था
نہیں وہ تو میں نے جو سنا ہے وہ ہمارے دوست چونکہ یونیفارم والے تھے نا تو وہ کہتے تھے کہ وہ لڑکیاں کہتی ہیں کہ رشتہ یونیفارم والے سے ہونا چاہیے. یونیفارم میں گریس ہوتی ہے. یا اٹ از آلویز, اور پاور بھی ہوتی ہے. پاور بھی ہوتی ہے, گریس اس کو نہیں بھولنا چاہیے. وہ جو وہ کہتے ہیں پشاور میں کہتے ہیں کہ منیا بابا منیا جڑا نہ منیا اللہ ادا تختہ کرے. سو دس از واٹ اٹ از, ماننا چاہیے. ماننا چاہیے. سر اب آئیں سوشل میڈیا کے ریگولیشنز پر, جس پر گورنمنٹ نے بڑا اچھا سٹیپ لیا. لاسٹ جو آرڈیننس ہے اس کے وجہ ابھی دوبارہ اس پر ریویو بھی ہو رہی ہے. پریزیڈنشل آرڈر تھا, آرڈیننس تھا. سر اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ فیس بک, انسٹاگرام, ٹویٹر جن سے متعلق کہا کہ 6 مہینے کے اندر اندر اپنے آفس قائم کرنے ہیں, جو بھی ریزرویشن ہوگی اسے ایڈریس کرنا ہے. اس پہ ظاہر ہے کمپنیز کو ریزرویشنز ہیں, تو کیا اس کا وے آؤٹ کیا ہے؟ میں اس چیز کو بہت عرصے سے دیکھ رہا ہوں اور میں آئی ٹی کمیٹی میں تھا. میں نے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کمیٹی کو دیکھا. میرے بہت سے دوست ایسے ہیں جو انٹرنیشنل ان فورمز پر کام کر رہے ہیں. ایکچولی دیکھیں میں پھر وہ کہتا ہوں ان کمپنیز کا کیا انٹرسٹ ہے کہ وہ پاکستان میں آئیں. دوسرا, ہمارے کچھ لوگ یہاں بیٹھ کر اپنے ذاتی انٹرسٹ کو واچ کرتے ہیں. سوری ٹو سے, میں پرائم منسٹر صاحب سے کہوں گا پھر, کیونکہ وہ ہی از اوور اینڈ ابو, یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ صحیح بات تک پہنچیں اور پہنچ سکتے ہیں. جب تک میں نے جیسے پہلے کہا, جو انٹرنیشنل ورلڈ کے لوگ ہیں, ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں, وہ پروٹیکٹ نہیں فیل کریں گے تب تک وہ ہمارے ملک میں نہیں آئیں. تو سر جب آپ نے بات کی نا کہ اپنے انٹرسٹ کی بات, اپنے انٹرسٹ کے چکر میں بعض اوقات ٹرولز کو بھی لے کر آ جاتے ہیں. بہت زیادہ تو ٹرولز ہم لوگ اب دیکھ رہے ہیں. پہلے تو صرف سیاستدان, اب تو صحافی حضرات بھی ان سے محفوظ نہیں ہیں. پھر میڈیا پرسنالٹیز ہو جائیں. ابھی میں باہر نکلوں گا پھر مجھے کال آ جائے گی, اس لیے میں اس پر کچھ نہیں کہوں گا. نہیں سر, لیکن مجھے یہ بتائیں گے ٹرولز کے ساتھ ساتھ جو ہم دیکھتے ہیں ٹرینڈز, سر اب تو ٹرینڈز ایسے ہیں سر کہ یہ لڑکا ایک بیٹھا ہوگا وہ ٹرینڈز بیٹھے بیٹھے بنا دے گا, یعنی وہ اتنے فیک ٹرینڈز ہیں. مجھے یہ نہیں سمجھ میں آتی کہ کیوں کوئی, میں وداؤٹ مینشننگ دا نیم آف اگین اس محکمے میں بھی میرے دوست بیٹھے ہیں, پھر وہ ناراض ہوتے ہیں. میں کہتا ہوں جب ڈیجیٹل ورلڈ کی تمام کنٹرولنگ وٹ ایور وہ ڈیولپڈ ورلڈ میں ہو سکتی ہے, یو اے ای میں ہو سکتی ہے, پاکستان میں کیوں نہیں ہونی چاہیے؟ ضرور ہونی چاہیے. کنٹرول سوشل میڈیا میں چاہیے. ریزن نو ریزن بینگ اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز میں کسی کو بھی الاؤڈ نہیں ہے کوئی کسی کا کام ایسا کرے. دوسرا, کوئی بھی سوشل میڈیا پلیئر ہی از ناٹ الاؤڈ کہ وہ کوئی ایسا کام کرے جس سے میری قوم کی بدنامی ہو, میرے ملک کی بدنامی ہو, میری زمین کی بدنامی ہو. ایسا ہم نہیں کرنے دیں گے. بٹ اگین اگر کسی کا کوئی پرابلم ہے, کوئی ذاتی مفاد ہرٹ ہوتا ہے, تو پھر سارے لوگ ساتھ کھڑے ہوں گے. نہیں, میں پھر سوال وہی کروں گا, سوشل میڈیا کنٹرول ہونا چاہیے سر؟ نو, لیکن ریگولیٹ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, ڈیفائنڈ ریگولیشن ہونی چاہیے. ڈیفائنڈ ریگولیشن. میں نے پارلیمنٹ کے سیشن میں, اپنے سینٹ کے سیشن میں یہ کہا کہ جب تک آپ ریگولیشن ڈیفائن نہیں کریں گے, آپ ریگولیٹ کیسے کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے قانون تو بنائیں. ہم ڈیجیٹل پاکستان کی بات کرتے ہیں, ڈیجیٹل پالیسی کی بات کرتے ہیں, وہ سب وہ چھاپ کر بنائی گئی ہے, کٹ پیسٹ کر کے بنائی گئی ہے, آن بورڈ لوگوں کو کیا نہیں گیا ہے. جب آپ بات اگر کریں ڈیجیٹل میڈیا کی, تو جو لوگ آج ڈیجیٹل میڈیا میں ہیں ان کے رائٹس کا کوئی ادارہ ہے جو بات کرے گا؟ کوئی نہیں ہے. ہم نے اس کے لیے بھی ڈیجیٹل اینڈ سوشل میڈیا رائٹس ایسوسی ایشن بنائی ہے, جو میں پراپر رجسٹرڈ کرا رہا ہوں, اور اس میں انشاءاللہ پھر ہم رائٹس پروٹیکشن کی بات کریں گے اور اپنے رائٹس کے لیے ہوگا جدوجہد. سر ابھی منسٹر فواد چودھری صاحب نے جب یہ ہم نے دیکھا ہے کہ پی ایم ڈی اے کا جو بل آ رہا ہے اس پہ انہوں نے بات کی, اور ہم نے دیکھا ہے کہ پرائیویٹ میڈیا کی طرف سے کافی اس کو نگلیکٹ بھی کیا گیا اور بڑا تنقید کا نشانہ بنا. انہوں نے یہی ڈیجیٹل میڈیا کے حوالے سے بات کی ہے, کس حد تک ایم کیو ایم نے اس سلسلے میں انہیں سپورٹ فراہم کر رکھی ہے؟ دیکھیے, میں شاید اس وقت میں پاکستانی زیادہ ہوں, میرا تعلق اس وقت میں کسی پارٹی جماعت سے نہیں. بالکل, میں تو اوور پچھلے 3 سال سے ایگزیکٹلی صبح پاکستان میں موجود ہیں. تو اگر آپ مجھ سے جنرلی پوچھیں تو دیکھیے, پھر میں کہوں گا حکومت کا کام ریگولیٹ کرنا ہے, لیکن آپ پہلے رولز ڈیفائن تو کر دیں. ٹھیک ہے, کہ دیکھیے جس طرح آپ نے گھروں میں دروازے کیوں بنائے ہوتے ہیں کہ کھڑکی سے کوئی نہیں آئے گا, دروازے سے آئے گا. دیٹ از واٹ اٹ از. ابھی ڈیفائنڈ ہی نہیں ہے کہ کون سا دروازہ ہے, کون سا کھڑکی ہے, کہاں دیوار ہے, کہاں کیا چیز ہے. میری اگین ریکویسٹ ہے مؤدبانہ, تمام جو لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ قانون
ऑन बोर्ड किया जाए जो सोशल मीडिया के लोग हैं और जो डिजिटल मीडिया के लोग हैं। जब आप स्टेक होल्डर को ऑन बोर्ड करके चलेंगे, अगेन मैंने जैसे कहा, मुझे अपनी कौम पर, अपने नौजवानों पर फख्र है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब आप उनके लिए कोई ब्रैकेट डिफाइन ही नहीं करेंगे, उनका क्या कसूर है? ठीक, फेसबुक पर आते हैं जी। लास्ट ईयर फेसबुक से मुतालिक कहा गया कि बहुत जल्द हम मोनेटाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं जी। वेयर आर वी स्टैंडिंग नाउ सर? नहीं, ऑलरेडी मोनेटाइज हुए हैं पाकिस्तान में जी, पैसे आ रहे हैं, यहीं से चल रहे हैं या अच्छा जी बिल्कुल। मजीद उसमें और बेहतरी की मोनेटाइजेशन के लिए मैं नाम नहीं लेता, वो जरा थोड़ा वो हो जाएगा, बट अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, ही इज लाइक मोर देन अ यंगर ब्रदर ऑफ माइन, ही इज गेटिंग हेल ऑफ मनी यहीं से ऑपरेट कर रहे हैं। ओके, या इट इज, और वो बकायदा डिक्लेयर करता है अपने पैसे कि मैंने ये इतने पैसे यहाँ से लिए हैं। और भी बहुत से लोग, एक्चुअली प्रॉब्लम भाई पता है क्या है कि हमारे पास कहीं पर भी ना तो कोई ऐसा अवेलेबल प्लेटफॉर्म है कि जहां से हमें प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिल सके, और सेकेंडली ना हम खुद इतनी रिसर्च करते नहीं, मेरे लिए बाकी नई बात थी, मेरे लिए खबर है कि फेसबुक इज मोनेटाइज्ड। तुम्हारे लिए फिर बेहतर था रात को सर्विसेज बंद हो गई। सर आप मुझे ये बताइए कि जब रात को व्हाट्सएप बंद हुआ, फेसबुक बंद हुआ, इंस्टाग्राम, आप तो डिजिटल हैं, आपका क्या हाल हुआ? स्नैपचैट के ऊपर हमारा चल रहा था और ट्विटर पे भी चल रहा था। ट्विटर पे भी चल मतलब रुकने नहीं वाले नहीं, बट नहीं है। स्नैपचैट चल रहा था, स्नैपचैट पे चल रहा था। कोई और नुकसान फिर हमें हुआ? एक चीज और नहीं भूलनी चाहिए जो मैंने स्नैपचैट पे अपनी वो लगाई कि देखिए हमारे पास इसके अंदर एक मैसेजिंग सिस्टम भी है जो एप्पल का अपना है, उससे भी आप काम कर सकते हैं। सो एंड देयर आर मेनी अदर प्लेटफॉर्म्स व्हिच आर इक्वली गुड एज किसी का भी आप नाम ले। बहुत कम टाइम रह गया, एक छोटा सा मैसेज हमारे टिकटॉकर्स के लिए कि क्या एक्सपेक्टेशंस है, वो उम्मीद बांध के रखें, ये जल्द ही खुलने वाला है। देखिए, मैं सिर्फ टिकटॉकर्स को ही नहीं, तमाम सोशल मीडिया के जो भी प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, खुदारा इसको लेजिटिमेट अंदाज में यूज करें, और जो लोग गलत कर रहे हैं उनका नाम लेके उनके खिलाफ एक मुत्तहद किस्म की जो है ना मूव चलाएं। हमें अपनी कौम को, अपने प्लेटफॉर्म्स को इस मुल्क की बेहतरी के लिए इस्तेमाल करना है। अगर नहीं करेंगे तो फिर सब बंद कर देंगे, वो चाहे मैं विदाउट मेंशनिंग द नेम ऑफ एनी पर्सन, दैट मे बी एन ऑर्गेनाइजेशन और अ इंडिविजुअल। दैट्स व्हाट चलें, इसी खूबसूरत मैसेज के साथ इस निशिस्त को तमाम करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस एट सुबह पाकिस्तान। Feel honored. Thank you. सर, I थैंक feel यू। honored. तो यहीं पर होता है वक्त खत्म, कल तक का रहिएगा इंतजार, और कल इंशाल्लाह होगी आपसे एक बार फिर से मुलाकात। अल्लाह हाफिज। हाँ, बड़ा पेसी पेसी और बड़ा हैप्पी।